जबरदस्त एक्शन में है बाजार, हैट्रिक है तेजी की और दिन की ऊंचाई के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। इस समय बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने क्रॉस किए हैं, कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर भी एक्शन बना हुआ है। तो कैसा रहेगा ये 1.5 घंटे? हफ्ते की शुरुआत दमदार नोट पर होती हुई दिखी है। आपको क्या रखना है नजर, आइए इस पर करते हैं फोकस। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त मूव आपको आती हुई दिख रही है। आइए इस समय की सबसे बड़ी बातें क्या है, पहले उस पर डालते हैं नजर है पूरे के पूरे बाजार के एक्शन पर। 125 अंकों की तेजी के साथ 19,350 के पार आपको निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। प्राइवेट बैंक्स, यहां पर आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। 200 अंकों की तेजी के साथ 43,500 के पास है। रियल एस्टेट, इंफ्रा, पीएसयू, यहां पर आपको जबरदस्त एक्शन दिखेगा। मिड और स्मॉल कैप, यहां पर जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। जो एक आउट परफॉर्मेंस की सीन थी वो अभी भी बरकरार है। मेटल शेयर, यहां पर भी तगड़ी खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। इसकी तरफ से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, बट ज्यादातर सेक्टर्स बाजार के आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेंगे। एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन इस रैली में आपको बनते हुए दिख रहा है। कुछ नतीजे भी आ रहे हैं, उसका भी एक्शन आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। और ग्लोबल संकेत, यहां पर आपको काफी अच्छा सहारा है। अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत है। एशिया के बाजारों में जबरदस्त उछाल आज आया है। यूरोप के बाजारों में भी आपको चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। तो बढ़िया मूड माहौल हमारे बाजार में बना हुआ है, बढ़िया मूड माहौल ग्लोबल बाजारों का भी है। आइए समझते हैं यहां से फिर कैसी चाल आपको आते हुए दिखेगी। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तेजी की हैट्रिक हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। जबरदस्त मोमेंटम में है, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर हैं, डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कैसा? नो कंप्लेंट्स। 19,365 का पहला लेवल हुआ है हासिल, 371 का हाई है, 19,385 अगला लेवल है जहाँ तक आपको जाना है, फिर रिव्यू करेंगे। बैंक निफ्टी 43,500 के आसपास वक्त बिता रहा है। 43,415 से जहाँ गैप छोड़ा था, एग्जैक्ट आज का लो वही है। आप देख लीजिए। विश्वास नहीं हो रहा दीप, मेरे को ऐसा लग रहा है आपको। एकदम 43,416 शुक्रवार का हाई, आज का लो देखो 43,415। बैंक निफ्टी ज़्यादा आज्ञाकारी है, परफेक्ट गैप उसने पूरा फिलअप किया। निफ्टी में थोड़ा सा रह गया दीप, 19,276 का लो था, हाई था सॉरी, शुक्रवार का। आज का लो 19,310 है, तो थोड़ा सा इसने मैंने छोड़ दिया बीच में, बट नंदलेस कोई दिक्कत वाली खास बात नहीं। ओवरऑल एकदम परफेक्ट मार्केट है। बढ़ने की स्पीड, स्टेबल रहने की तरीका, सब कुछ परफेक्ट है। नो कंप्लेंट्स। बचे हुए 1.5 घंटे में जो मार्केट का मूड माहौल है मजबूत रहना चाहिए। 19,310 आज का लो डे ट्रेडर्स के लिए, 19,300 के आसपास स्टॉप लॉस है, रादर 19,275। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 19,200 का स्टॉप लॉस दिया है हमने क्लोजिंग बेसिस पे, वो मेंटेन करना है। इंट्राडे 275, क्लोजिंग 200। बैंक निफ्टी इंट्राडे आपका स्टॉप लॉस होगा वैसे तो 43,221 का लो था, 43,200 होता है और क्लोजिंग 43 है, यहाँ थोड़ा सा आपको दूर मिलेगा। ये स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ऊपर कितना जा सकते हैं? बैंक निफ्टी में पहला टारगेट 625 है, 43,625, 725, 875। इस 3 टारगेट के लिए आपको लॉन्ग बने रहना है। फिलहाल ये आपके लिए रहा सवाल बाहर के मार्केट का। डाउ फ्यूचर्स फिर 50 पॉइंट ऊपर हो गए, सुबह सुस्त थे। अमेरिकी बाजारों से फिलहाल कोई ऐसे खास दिक्कत वाले संकेत है नहीं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चले, खरीदारी के रुझान के साथ बने रहे। दैट्स इट। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, खरीदारी का रुझान रखिए। अच्छा मोमेंटम बाजार के लिए बना हुआ है, कोई परेशानी नहीं, अपनी पोजीशन आप संभाल कर चल सकते हैं। आइए फिर हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी स्ट्रेटेजी लेंगे। उससे पहले कुछ स्टॉक्स पे भी बात करेंगे। 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। पहला आज जो टॉप गेनर्स में है आरती इंडस्ट्रीज, जो नतीजों में बदलाव दिखा, 10% स्टॉक ऊपर है। मुझे आपसे बात भी करनी थी आज, मैं सोचा थोड़ी देर में बात करूंगा, बट आपने आपने एक बड़ा पॉइंट कहा था आरती इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस लेकर। दूसरा आपने कहा था कि ये सेक्टर के लिए लीड इंडिकेटर बन जाता है और इसके दम पर सारे केमिकल शेयर्स आ जाते हैं। अरे अतुल देख लीजिए, एसआरएफ देख लीजिए, दीपक नाइट्राइट देख लीजिए, सबके सब दौड़ लगा रहे। पूरे सेक्टर के इस अकेले रिजल्ट ने री रेटिंग की है, ये बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल। दूसरा जेके सीमेंट आपका 8% ऊपर है, देखो बेस्ट रिजल्ट इन द इंडस्ट्री, ये फर्क पड़ता है। और एसबीआई देख लीजिए आप, मजबूत मार्केट में नहीं उठ पा रहा है। आज भी देखिए एसबीआई अभी भी लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो बस सिंपल सी चीजें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। बिल्कुल अंडरस्टूड सर। तो बने रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए, कोई परेशानी नहीं है। बाजार में एक्शन भी भरपूर है। आइए फिर बात करते हैं कुशल और बात करते हैं अरमान के साथ इवेंट्स और खबरों के बारे में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स?
गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में एफएनओ स्पेस से एचपीसीएल के नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं और कल के दिन में तो और अर्निंग्स हेवी डे होने वाला है। पावर ग्रिड निफ्टी से ये कंपनी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, साथ ही एफएनओ की 10 कंपनियां हैं जिसमें कमेंस, दीपक नाइट्राइट, आईआरसीटीसी, इन्फोएज, श्री सीमेंट, ट्रेंट, एल्केम लैब, अपोलो टायर्स, जाइडस लाइफ साइंस, बलरामपुर चीनी, इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कोचिन शिपयार्ड बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन और अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। अनुपम रसायन यहां पर नतीजों के साथ फंड जुटाएंगी, इस पर विचार करेंगी और बाईबैक पर विचार करेगा अतुल लिमिटेड, यहां पर इनकी भी बोर्ड बैठक होगी। आइनॉक्स विंड यहां पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक भी होने वाली है। फेज 3 ऑटो फैब यहाँ पर ट्रेडिंग कल से रुक जाएगी क्योंकि 15 नवंबर से स्क्रिप्ट डीलिस्ट होने वाली है। आईपीओ के लिहाज से होनासा कंज्यूमर की कल लिस्टिंग होगी, साथ ही ईसएफ स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ बंद हो जाएगा। आस्क ऑटोमोटिव का आईपीओ खुलेगा और 9 तारीख तक ये खुला रहेगा। मैरिको अंतरिम डिविडेंड जो इन्होंने दिया था एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे और स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं मिजोरम और छत्तीसगढ़ में फेज़ 1 के। जी कुछ हाँ बिल्कुल आगे भी है ऑफ कोर्स। और जहाँ तक 8 नवंबर बुधवार की बात है, एफएनओ स्पेस से 10 कंपनियां अगेन हैं। चुनिंदा नाम बाटा, जीएनएफसी, एमसीएक्स, पीएफसी जैसे स्टॉक शामिल है। जीएनएफसी नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार करेगी। एचएमए एग्रो नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक है और क्यूआईपी राइट्स इशू आदि फंड जुटाने पर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स भी विचार करता हुआ दिखेगा। प्रोटियन ईगॉफ टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बंद हो जाएगा। डिविडेंड के लिहाज से एक्स डेट है बिरला सॉफ्ट और ओबराय रियल्टी की। उपभोक्ता मामले में मंत्रालय की सभी एयरलाइंस के साथ बैठक भी होने वाली है और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब एक पब्लिक इवेंट में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे ट्रिगर्स अगले 3 दिनों के लिए। तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, इंपॉर्टेंट एक्शन बाजार में आने वाला है। अरमान बताइए, आज पहले तो नतीजे कौन कौन से आ गए हैं? काफ़ी सारे आज, इनफैक्ट आज निफ्टी एफएनओ में 4 ही थे, उसमें से 3 तो ऑलरेडी आ भी चुके हैं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें डीवीज लैब की, तो यहाँ पर मुनाफा लगभग 29% गिरकर आता हुआ दिखा है। आय 3% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन्स जो हैं वो 33.5% से घटकर 25.1% पर आते हुए दिखे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर मुनाफा 17% बढ़ा है। आय की बात करें 10% बढ़कर आई है और मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है 11.1% से बढ़कर 11.8% पर। भारत फोर्ज यहाँ पर मुनाफे में लगभग 29% के आसपास की बढ़ोतरी है। आय में भी 21% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स जो है वो इंप्रूव होकर आए 24.3% से इंप्रूव होकर 27% पर आते हुए दिखे हैं। जाइडस वेल की बात करें तो मुनाफे में 30% की कमी आती हुई दिखी है। आय देखें तो लगभग 2.5% के आसपास बढ़कर आई है और मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं 3.8% के आसपास। इसमें से किस किस के नंबर्स अच्छे हैं और किसके कमजोर है? उम्मीद से एक्साइड भी अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर है। यस सर। ओके। और डिवीज के थोड़े वीक है, उम्मीद से थोड़े कमजोर है। बाकी आपने डीवीज के अलावा 2 और बताए, राइट? Yes, sir. निफ्टी की 3 कंपनी के आ चुके हैं। एक तो भारत फोर्ज के आए हैं। भारत फोर्ज के भी अच्छे हैं सर। भारत फोर्ज के अच्छे नंबर। Yes. ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए अभी तक जो नंबर्स हैं, और बताइए जी। यस सर। कोल्टे पाटिल, इनके भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग अगर आप देखें 61% बढ़कर आई है। इनका जो घाटा था वो 9 करोड़ से बढ़कर घाटा जो है 25 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। हैदनबर्ग सीमेंट यहाँ पर मुनाफा 7 करोड़ से बढ़कर लगभग 36 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और मार्जिन्स की बात करें तो 9.5% से इंप्रूव होकर 12.2% पर आते हुए दिखे हैं। वरुण बेवरेजेस, मुनाफा लगभग 31% के आसपास बढ़कर आया है। मार्जिन्स की बात करें 22% से बढ़कर 22.8% पर आते हुए दिखे हैं और अंत में स्टाइलम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मुनाफे में 33% के आसपास की उछाल है। आय 5% गिरकर आती हुई दिखी है और मार्जिन्स 15.9% से बढ़कर 20% पर आते हुए दिखे। कोई खबर भी है? थोड़ी बहुत कुछ खबरें हैं, जिसमें एल&टी हमेशा की तरह लगभग 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में यहाँ पर इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। मान इंडस्ट्रीज, इनको 380 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। हिंद पेट्रो, इन्होंने गोग्रो के साथ एक करार किया है। ये भारत में बैटरी स्वैपिंग आउटलेट के लिए करार करते हुए दिखे हैं। मार्क्सन्स फार्मा, यहाँ पर यूके एमएचआरए से दवा की बिक्री के लिए जो मंजूरी है इनको मिलती हुई दिखी है। और ब्लॉक डील के हिसाब से हमेशा की तरह जोमेटो, जहाँ पे 1.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे हैं, जो कि 0.16% इक्विटी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे खबरों वाले शेयर जिन पर आज है भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल तैयार नहीं है, बेताब है, एकदम उतावले है। बिल्कुल के साथ स्वागत वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून।
अनिल जी, जो बेताबी का आपने जिक्र किया उतना तो नहीं है एक्चुअली। अच्छा, थोड़े उतना बेताब तो सनी देओल थे उस जमाने में। मैं सनी देओल जितना बेताब नहीं हूँ, नाम मेरा 2.5 किलो का हाथ है। नहीं, तब तो उनका भी नहीं था, वो तो बहुत रोमांटिक मूवी थी। 2.5 किलो हाथ तो बाद में घायल में जाके हुआ उनका, है ना? जी सर। अनिल जी, एक्सिस बैंक में मुझे मोमेंटम दिखाई देता है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अवरली 2 अवरली चार्ट्स में दिखाई दे रहा है। तो 1015 का करंट लेवल है, मुझे लगता है ये 1045 तक यहाँ से जा सकता है, जो आज और कल का टाइम फ्रेम में। तो लगभग एक 30 रुपए के मूव के लिए 3% ट्रेडिंग अपसाइड के लिए मैं प्ले करूंगा, और आपका स्टॉप लॉस 1007 का होना चाहिए, एक 7-8 रुपए नीचे। एक्सिस बैंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। आइए आशु सर की भी राय ली जाए, पहले बाजार पे, फिर देखते हैं उनकी तरफ से स्प्रेड, स्ट्रेटेजी एंड व्हाट नॉट, क्या क्या आता है। लेट्स सी। आशु सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत आपका भी, बताएं सर। अनिल जी, देखिए बाजार दम तो दिखा रहा है, लेकिन वो जो आप वाला मजा है ना, वो मिसिंग है, जो आप कहते हो कि स्क्रीन पे तेजी बननी चाहिए। तो अनिल जी, तीनों बार जो हमने देखा गैप अप ओपनिंग हुई है, एक तो मतलब बिल्कुल लॉजिकल थी कि इतना जब एक्सपायरी का जो मार्कआउट होती है उसका रिवर्सल था, फिर उसके बाद दोनों दिन जो ग्लोबल मार्केट के हुआ है। तो अनिल जी, एज ए ट्रेडर मतलब वो उसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, अनलेस आप अगर ऑप्शन ट्रेड और डिसाइसिव ट्रेड लेके जाएं। तो जो स्क्रीन वाली तेजी अनिल जी, वो अभी भी नहीं बन रही है, क्योंकि वो खुलता गैप अप है, उसके बाद साइडवेज जो थोड़ा सा सबड्यूट रहता है और क्लोजिंग उस सबड्यूट तरीके से बंद हो जाती है। बट अनिल जी, एक आखिरी एक पड़ाव है जो 200-400 तक, अगर 450 क्रॉस कर गया निफ्टी, तो फिर तो अनिल जी हम 20,000 की तरफ बढ़ने की फिर तैयारी शुरू कर देंगे। मतलब मुझे लगता है कि करने के बाद ही करना चाहिए, प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब अगले 1-2 दिन में फिर एक करेक्टिव डे भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, 3 स्टॉक्स हैं जो इस एक्सपायरी के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, एक नया ट्रेड है। तीनों में अनिल जी मतलब एक स्प्रेड बनाया है 1:1 का, क्योंकि अगर ये 450 क्रॉस करता है तो कौन कौन से सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें अनिल जी मेटल सेक्टर में, फिर बोलता हूँ मेटल सेक्टर में काफी गिरावट फ्रंट लाइन में आ चुकी है, बीच में ये नैल्को वगैरह इन सब में, हिंद कॉपर इन सब में भी आई, लेकिन इनमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी के एक मेटल सेक्टर है जो फिर लीडरशिप लेगा। और अनिल जी 2 और 3 स्टॉक्स के स्प्रेड है, तीनों बुल स्प्रेड है। आप कहें तो एक एक करके शेयर कर लूं, या तो एक ही बार में कर सकते हैं। ये जो आपने बात बोली, इसने मेरा दिल जीत लिया एकदम। मतलब एक एक करके देने की जो बात की ना, तो उसमें क्या होता है, देना तो आपको उतना ही, चाहे एक साथ दें चाहे एक एक करके दें, लेकिन हमें ऐसा लगता है पूरे शो में आशु जी, और उसमें क्या आपको भी ये रहता है मेरा दूसरा जाना, नहीं तो फिर क्या होता है, एक बार आपने सारे दे दिए, उसके बाद आपका काम क्या बचा? काम यही कि भाई बंसल जी ने क्या किया, सेठी साहब क्या बोल के गए, जैन साहब ने कौन से स्टॉक दिए, सुमित जी का क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें बच जाएगी। इसलिए एक एक करके लूंगा मैं पहले स्टॉक। हाँ, अच्छा बंसल जी कुछ कहना चाहते? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, एक वो सुमित जी को देख के अनिल जी मैं भी कतार में लग जाऊं। अनिल जी, सुबह तो कॉल नहीं थी तो कतार में लग गया था, अभी तो कॉल है। दूसरा अनिल जी, इसमें क्या है कि देखिए जैसा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि आशु जी तीनों कॉल एक साथ दे देंगे तो उसके बाद किसने क्या करा। अनिल जी वो फील नहीं आता उनको ना, मतलब कि किस तरीके से वो उसको रिकॉर्ड करें। जब उनको कॉल देनी होती है तो उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, दूसरे ने क्या करा, दूसरा क्या बोल रहा है, तो ज़्यादा इंटेंसिटी से सुनते हैं। तो अनिल जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अनिल जी एक एक करके लेना है। और दूसरे अनिल जी, एक तो आशु जी इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी से दूसरे को सुनेंगे, और दूसरा क्या अनिल जी, मेरा और सुमित जी का नंबर भी जल्दी आ जाएगा। तो आप दोनों तो मुझे धन्यवाद दे दो। पहले बिल्कुल आशु सर कह लीजिए कि मैं तो पूरे डिसिप्लिन के साथ चलता हूँ, ऑर्डर फॉलो करेंगे। आशु जी ने पहले कहा तो पहले तो उन्हीं के पास जाएंगे। स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। बताएं सर आज की पहली पिक। अनिल जी, पहली पिक से पहले एक छोटी सी करेक्शन, वो 2.5 किलो का हाथ जो सनी देओल का था वो घायल में नहीं था, वो दामिनी में था अनिल जी। तो वो एक स्मॉल करेक्शन थी, मेरे को कर दूं कि वो बॉलीवुड और क्रिकेट में अनिल जी जितने आप मतलब आप क्रिकेट के ज्यादा फैनेटिक हैं, हम दोनों के हैं। हाँ। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट था। नहीं, मेरे को पता तो था, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि बंसल जी को पता चलता ही नहीं चलता है। जी जी सर। नहीं अनिल जी, बंसल जी को पता नहीं चलेगा, वो लेटेस्ट मूवीज तो देखते हैं, पुरानी इतनी याद नहीं रखते हैं वो। ओके, बताएं सर।
सो अनिल जी, पहला स्टॉक L&T हमने पीछे भी दिया था फ्यूचर लेने के लिए, वो रिजल्ट पे बुक कराया, उसके बाद नीचे भी आया। अब अनिल जी वो कॉम्प्रिहेंसिवली उसने एक अपमूव शुरू किया है। तो L&T की अनिल जी 2960 की एक कॉल लेनी है और 3020 की एक कॉल बेचनी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ अनिल जी, 2960, 2975 से ऊपर चल रहा है, क्योंकि अनिल जी जो गैप अप ओपनिंग का उस दिन डे था रिजल्ट के ऊपर खुलने के बाद, उसके बाद करेक्टिव मूव आ गई। अब वो जो गैप अप ओपनिंग है उस रेट के ऊपर आके खड़ा हो गया और वहां पे मतलब अब स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अब मुझे लगता है अनिल जी 3000, 3050, 3100 की जर्नी वापस शुरू हो जाएगी। बट अनिल जी मार्केट है, महीना लंबा है, दिवाली है, दिवाली के बाद कुछ भी मतलब, और जो वॉर चल रही है अनिल जी वो तो चल ही रही है। कब वो एक दिन एक स्टेटमेंट ऐसी कहीं ग्लोबल आ गई तो एक ओवरनाइट करेक्शन भी मिल सकती है। तो ट्रेड जितने मर्जी हम पॉजिटिव हो अनिल जी, ये मंथ में ऑप्शन के थ्रू ही रखना है। हाँ, ये जरूर रखना है अनिल जी कि इस बार जितने भी मैं स्प्रेड दे रहा हूँ कोई भी 1:2 नहीं है, ताकि ऊपर का भी रिस्क ना रहे और नीचे का भी ज्यादा रिस्क ना रहे। तो 2960 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव 57-58 रुपए चल रहा है, और 3020 की एक कॉल बेचनी है जिसका भाव 31-32 रुपए चल रहा है। तो अनिल जी एक कॉस्ट जो आपकी आ जाएगी 26-27 रुपए की आ जाएगी, 25-26-27 25-26-27 का मतलब 1560 प्लस 25, 1585, 87, 88 कुछ भी लगा लीजिए खर्चा लगा के, और 1578 के करीब फ्यूचर चल ही रहा है। तो अनिल जी ये बहुत अच्छा स्प्रेड है, लॉट साइज 300 का है, मल्टीपल लॉट्स कर सकते हैं। और अगर अनिल जी आजकल लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, ये जो है ना स्प्रेड्स को भी इंप्रोवाइज कर लेते हैं, कोई मनूवर कर लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक है अनिल जी पॉजिटिव साइड है वो है L&T। कि तो L&T खरीदने की राय ये आपके लिए आशुष सर की तरफ से। इसका मतलब पहला है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, दूसरा भी आएगा, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तीसरा भी आएगा। लेकिन चलते हैं दूसरे एक्सपर्ट की तरफ, और 2:15 वक्त है नितिन जी से मुलाकात करने का, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी डेटा पॉजिटिव बन रहा है और हम देख रहे हैं कि गैप अप और गैप अप और गैप अप के साथ मार्केट मूव कर रही है। तो व्यू पॉजिटिव है, प्री दीपावली मूव है। मुझे लगता है यहाँ पे 19400 की कॉल पे बेट करना चाहिए। 19400 की कॉल आपको 65 के आसपास मिलती है, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा आपको करीब करीब 30 रुपए का, यानी 36 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, और ऊपर टारगेट बनेंगे आपके करीब 90 से 95 रुपए का। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में भी आप बेट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में आप 43,600 की कॉल ऑप्शन होगी, जिसका प्राइस अभी 164-165 चल रहा है, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 109 रुपए का। 164 चल रहा है, स्टॉप लॉस बनेगा 109 का, और ऊपर टारगेट बनेंगे करीब 220 से लेकर 250 तक। अब ट्रेड में क्या ऑलरेडी मूव कही भी है, तो इस बार जो ट्रेड होगा वो 50% क्वांटिटी में होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 3 दिन से गैप अप है, फिर मूव कर रही है। तो नॉर्मली जो भी क्वांटिटी आप करते हैं उसमें आधी क्वांटिटी ही लेनी चाहिए, और अगर कोई डिप मिले तो वहां पे ऐड ऑन करेंगे। बट व्यू पॉजिटिव है, कॉल ऑप्शन ही लेंगे। और निफ्टी का टारगेट मुझे लगता है कि 19,500, 19,550 स्पॉट लेवल जल्दी आना चाहिए, और बैंक निफ्टी 43,800 से लेके 900 तक स्पॉट लेवल आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ट्रेड करने की राय। 19,400 का कॉल निफ्टी पर खरीदना है, बैंक निफ्टी पर 43,600 का कॉल खरीदना है 165 में 220 और 250 के टारगेट्स के लिए। ये है नितिन जी की तरफ से राय इस समय आती हुई। निफ्टी में भी 19,400 की कॉल 65 में मिलेगी 90 और 95 के टारगेट के लिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु भाई का स्टॉक रडार पे है, स्टॉक का भी भाव चल रहा है 193.10 पैसे, 193 रुपए 10 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ONGC। ONGC के अंदर क्लास ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाई ब्रेक हो चुके हैं। ONGC यहाँ से 200 रुपए का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 189-190 के पास का है, तो 189 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 189 के स्टॉप लॉस से ONGC में खरीदारी करें। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 198 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 201 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग टारगेट है। पोजिशन टारगेट में स्टॉक और ऊपर के लेवल दिखाएगा। फिलहाल ट्रेडिंग के लिए से खरीदारी करें 189 के स्टॉप लॉस से 198, 201 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ONGC में करें खरीदारी, और आज सुबह ONGC खरीदने की राय हिमांशु गुप्ता जी की तरफ से भी आती हुई दिखी थी। उनका धन्यवाद, वो खुद आपको दे देंगे जब भी शो में होंगे। अभी नहीं है सुमित जी, तब तक उनके ब्याह में मेरी तरफ से स्वीकार करें।
और स्वीकार करें बंसल जी, मेरा निमंत्रण बिगुल के बाद आपके लिए आ रहा है चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। हाँ, बता रहा हूँ अनिल जी, देखिए सुबह की तरह इस बार भी चार्ट कॉर्नर के बिगुल में 2 कॉल दे रहा हूँ ताकि अनिल जी आप रजिस्टर करें कि कुणाल जी की एब्सेंस में काम ज्यादा करता हूँ। सुबह भी एक ही बिगुल में 2 कॉल्स दिए थे, अभी भी एक ही बिगुल में 2 कॉल्स दे रहा हूँ अनिल जी। पहला खरीदारी की राय है, चार्ट कॉर्नर पे क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री जो धीरे धीरे चल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और ये स्टॉक की अरे बंसल जी सुनो, ऐसे क्या बंदूक की गोली की तरफ भागे जा रहे हो कि जल्दी है जाने की आपको? रुको, सुनो सुनो, नियम सबके लिए समान लागू होंगे। अगर आशु सर 3 एक साथ नहीं दे रहा, आप कैसे 2 एक साथ दे सकते हो? या तो परमिशन लेके आओ आशु सर से। नहीं अनिल जी, मेरा तो एक कारण अनिल जी, एक दिन का आशु जी तो हमेशा करते हैं। हाँ। कुणाल जी कल के भी छुट्टी लेते हैं अनिल जी। मेरा कारण तो ये है कि रजिस्टर हो जाए कि कुणाल जी की एब्सेंस में काम ज्यादा कर रहा हूँ अनिल जी। नहीं, वो तो अगर आप 4 कॉल दोगे पूरे शो में तो रजिस्टर हो जाएगा। दैट इज डिफरेंट वे। आशु जी, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि नहीं? अनिल जी, वो राकेश जी से अब ऐसा हुआ है कि मतलब इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देके मतलब अलाउ कर देना चाहिए। चलो देखो, आशु जी का दिल बड़ा है। आशु जी ने बोल दिया बंसल जी आपके लिए सब छूट है। जी बताइए, दोनों एक साथ बता दीजिए। नहीं अनिल जी, अब धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको। छूट मिली अनिल जी, पूरा टाइम लूंगा। और अनिल जी, पहले खरीदारी की राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो धीरे धीरे करके चल रहा है। दूसरा भी बताओ। आपने बोला दोनों एक साथ बताओ। ब्लैक कैंडल अनिल जी बनाने का दम कम रखता है। नहीं अनिल जी, लेवल्स तो बारी बारी करके दूंगा अनिल जी। और यहाँ पर अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना है 2320 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2380 2390 के टारगेट्स के लिए पहला तो रिलायंस इंडस्ट्री पे खरीदारी की राय है। दूसरा जो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है वो है अरविंदो फार्मा। 9 तारीख को इसके नतीजे हैं। चार्ट पर एक बेस बन रहा है, 848 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और इस स्टॉक में अगर ठीक बैठता है तो अपसाइड 900 रुपीज के लेवल क्रॉस कर सकता है। 907 और 915 के टारगेट के लिए दूसरा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है अरविंदो फार्मा। ओके, तो रिलायंस खरीदना है और औरोबिंदो फार्मा में करनी है खरीदारी। औरोबिंदो फार्मा आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम फटाफट। 848 866 चल रहा है, 848 पर स्टॉप लॉस लगाइए। 900 907 915 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बहुत ही बढ़िया बंसल जी ने। लेकिन बंसल जी ने आज बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया। ये 2 कॉल लेने में टाइम नहीं लगाया, मतलब 2 कॉल भी 1 मिनट के अंदर पूरी कर ली। बंसल जी कैसे कर लेते हैं आप? ये सवाल अनिल जी बहुत टाइम बाद पूछा आपने अनिल जी। ये सवाल तो हम पूछा करते थे आपसे जी। तो ये बोलूंगा अनिल जी, संगत का असर है। अच्छे लोगों के बीच उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो अनिल जी अपने आप आ गया। देखते हैं आपकी संगत का असर किस किस पर पड़ता है। बिगुल, सिंह के सुल्तान, आशु मदान। जी आशु सर बताएं सर, आपकी अगली पिक। अनिल जी, अभी हमने मेटल्स की बात की तो अनिल जी टाटा स्टील पिछली बार रिजल्ट भी आए, करेक्टिव मूव भी आ गई। तो टाटा स्टील की अनिल जी 120 की एक कॉल लेनी है और 125 की 5 रुपए ऊपर के स्ट्राइक की एक कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 2.25 रुपए में। तो टाटा स्टील में अगर 121.75 22 रुपए क्रॉस कर जाता है, जो कि जिसके चांसेस बन रहे हैं, जैसे हमने बात की कि मेटल्स लगता है कि अगले कुछ दिनों में ना कि तो सिर्फ टाटा स्टील, JSW, JSPL वगैरह, हिंडाल्को ये सब परफॉर्म कर सकते हैं। बट हमने जो कॉल शेयर किया अनिल जी क्लाइंट से, मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि टाटा स्टील की 120 की एक कॉल लेनी है, 125 की लॉट साइज बड़ा है। तो अनिल जी अगर ये 2.25 रुपए 3 गुना पैसे हो जाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। कैलकुलेटिव मूव है और कॉस्ट है सिर्फ अनिल जी इसकी 1 रुपए 75 पैसे। ओके, ये वाया स्प्रेड है सर। 120 की कॉल करनी है, 125 की बेचनी है। बिल्कुल 1:100 दीपांशु। अगेन ना ऊपर का रिस्क ना नीचे का रिस्क। नीचे में वर्स्ट केस में 1 रुपी 75 पैसा, ऊपर तो जितना चले जाए तो उतना बढ़िया है। चलिए, तो ये आपके लिए टाटा स्टील 1:1 का बुल स्प्रेड बनाकर चलिए। आशु जी की तरफ से राय आ रही है। आइए सचिन जी भी हमारे साथ शो में, उनका भी करते हैं स्वागत। बिगुल, BTS डबल टी। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर।
गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून जी। दीपांशु, यहाँ पर पिरामल एंटरप्राइजेज में एक काफ़ी शानदार तेज़ी है। पिछले 7 दिनों से एक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट पे इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाने की ठाम ली है, तो मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक का मोमेंटम है। जी एक बार स्टॉक का नाम फिर से बताएंगे सर, सॉरी मिस हो गया। दीपांशु, पिरामल एंटरप्राइजेज PEL का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम अभी नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी एक्सेलरेटेड मूव होगी ऑन द हायर साइड। लगभग अराउंड 1070 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है, सो 1070 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस आपको ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस यहाँ से 999 का लगा सकते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है एंड ये रिकमेंडेशन हमने 1000 के कॉल ऑप्शन द्वारा चेस करने की दी है। तो वहां पर अगर किसी को ऑप्शन द्वारा ये पर्टिकुलर ट्रेड चेस करना है तो 1000 का पिरामिड एंटरप्राइज का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 36 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, ये भी खरीदा जा सकता है। फॉर स्केल ऑफ 1 to 3 डेज मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 58 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं एंड उस कॉल ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 24 के आसपास लगाएं। ओके, तो कॉल ऑप्शन के जरिए आप चाहें तो ट्रेड कर लीजिए, फ्यूचर्स में खरीदना चाहें तो ट्रेड कर लीजिए। एक्शन में आ सकता है पिरामल एंटरप्राइजेज, यह है सचिन जी का भरोसा। इस समय 1000 के ऊपर के समय ट्रेड आपको आते हुए दिख रहे हैं। बट बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स तो आ रही हैं इस दिवाली के सीजन। कुछ दमदार इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी दे रहे हैं। दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया यानी कि दिवाली DII पिक, ये आपके लिए है LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह साहब की तरफ से। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो स्टॉक मैंने चूज किया है वो एक ऐसे सेक्टर से है जो 2023 का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और सेक्टर का नाम है PSUs में से मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक आप देखोगे तो इस तिमाही के रिजल्ट्स भी उसके काफी अच्छे आए थे, प्लस टेक्निकली चार्ट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे मंथली और वीकली चार्ट पे भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। 340 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है स्टॉक के लिए, वहां से हमने मल्टीपल टाइम्स बाउंसेस देखे। वही 340 अभी उसके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा डाउन साइड के ऊपर। और जो अपसाइड पे मैं टारगेट्स देख रहा हूँ वो है 485 फर्स्ट और सेकंड टारगेट है 510 का। DII पिक कैनरा बैंक, बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। 500 प्लस के लेवल्स आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। देखते हैं स्टॉक की कैसी मूव रहेगी। बट PSU बैंक्स वैसे आपको अच्छे उछाल में दिखे हैं। फ्रेश डेज हाई पर निफ्टी इस समय आते हुए दिख रहा है और फार्मा के ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। औरों की अभी बात हुई, ग्लेनमार्क, एबिट, ये सारे काउंटर्स आपको मुंह में दिख रहे हैं। 19,385 का दूसरा टारगेट भी आ गया निफ्टी, आ गया। आज के तीनों टारगेट मेरे जो थे आ गए हो गए। अब जो भी बढ़ेगा वो बोनस यहाँ से 435, 465, 485, 3 अगले जो टारगेट बनेंगे कल परसों के जब भी बनेंगे। सो अब यहाँ से हल्की फुल्की छोटी रुकावट 19,400 के आसपास है। राइट बट ढंग ढंग का लेवल 19,435 के आसपास का निकलता है दीप, ये नेक्स्ट लेवल है। और बैंक निफ्टी 575 के आसपास है। 625 आज का ही जहां खुले थे वो पहला है, उसके बाद 725, 875 ये टारगेट। गॉट इट सर। ये है आपके लिए अगले लेवल्स जहां पर अब आपको एक्शन दिखेगा। बारबेक्यू नेशंस के नंबर आते हुए दिख रहे हैं और नंबर्स आने के बाद स्टॉक में थोड़ी सुस्ती है। आय 310 करोड़ से घटकर 302 करोड़ की आई है, तो कुछ ज़्यादा खास आपको रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखी। बट बड़ी खबर यह है कि मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी। 7 करोड़ के मुनाफे के सामने 12.5 करोड़ का घाटा आपको आते हुए दिख रहा है। तो ऑपरेशनल इंपैक्ट भी हुआ है यहाँ पर और ओवरऑल लॉस में भी आ गई है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, मामूली गिरावट रेवेन्यू में आपको दिखी है, बट मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही है और अब 2% का कट आपको बारबेक्यू नेशन में दिखेगा। कमजोरी यहाँ पर आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स। आइए अब मुलाकात की जाए सेठी साहब से। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर, आज का पहला शेयर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है NCL इंडस्ट्रीज, जो अभी 217 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये पहले मतलब काफी पहले मैं कई बार इसको रिकमेंड करता था और अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक ने और अब ये वापस से रडार पे आया है। एक्चुअली इस तिमाही हमने सीमेंट के जो भी नतीजे देखे, नतीजे बहुत ही कमाल के नतीजे आ रहे हैं, जैसे JK लक्ष्मी सीमेंट या अंबुजा सीमेंट। इस कंपनी के भी नतीजे आएंगे 9 तारीख को, मतलब थर्सडे को।
तो मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे होंगे। ये एक सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी है जो कि पोर्टलैंड सीमेंट प्लस आपके रेलवे स्लीपर्स के लिए स्पेशल सीमेंट भी बनाती है। सीमेंट की कैपेसिटी है 2.7 मिलियन टन और नागार्जुना सीमेंट है इनका ब्रांड जो काफी पॉपुलर है साउथ इंडिया में। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स में भी इनका एक टेक्निकल टाई अप है एक जर्मनी की कंपनी के साथ, जिसके अंतर्गत ये सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाती है जो कि रूफ्स के लिए या पार्टीशंस के लिए यूज होते हैं, और फिर यूपीवीसी विंडोज और रेडीमेड डोर्स भी बनाती है। तो इस तरह का काम है इनका। 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स है जिनका इन्होंने जो एक्स्ट्रा पावर है उसका स्टेट डिस्कॉम्स के साथ पीपीए किया हुआ है। जून तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 30 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 12 करोड़ का पैट था। बाकी FISDIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें आपके HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड वो अराउंड 5.97% स्टेक ओन करता है, और वैल्यूएशन के लिहाज से 15 के मल्टीपल पे ये स्टॉक काफी सस्ता लगता है, तो खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 235 का, स्टॉप लॉस रखना है 210 रुपए का। ओके, ये है आपके लिए NCL इंडस्ट्रीज। यहाँ पर करें खरीदारी, 210 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉक में बात करते करते एक स्पाइक भी आ रहा है 235 तक के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक कौन सा होगा सर? दीपांशु, दूसरा स्टॉक आज का है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो अभी 725 के लेवल्स पे है। ये भी एक डाइवर्सिफाइड हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो ग्लोबली प्रेजेंट है, अराउंड 91 कंट्रीज में इनका काम होता है। ये कंपनी मेनली टर्नकी प्रोजेक्ट्स लगाती है फॉर शुगर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, फिर आपके डिस्टिलरीज और डिफेंस सेक्टर के लिए भी इंजीनियरिंग का काम करती है। और इस कंपनी में शुगर और एथेनॉल का भी अच्छा खासा कारोबार है। इसका ISGEC का पूरा मतलब है इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, और ये कंपनी भी अच्छा करना चाहिए। इसके भी नतीजे 14 तारीख को आएंगे, मतलब जो दिवाली के बाद वाली जो छुट्टी है 14 तारीख की, उस दिन इसके नतीजे आएंगे। मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे सब इंजीनियरिंग कंपनीज के आ रहे हैं, जैसे हमने अनूप इंजीनियरिंग, फिर AI इंजीनियरिंग, मुझे लगता है इसका भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस रहना चाहिए इस क्वार्टर में। और बाकी FISDIs भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 11-12% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, गोल्डमैन सैक्स है, निपॉन है, HSBC है। और जून तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 52 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सिर्फ 18 करोड़ का पैट था। तो इस तरह की ग्रोथ जून तिमाही में देखने को मिली। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 755, स्टॉप लॉस ऑफ 710। ओके, तो यह है आपके लिए आइसजेक। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 755 के टारगेट के लिए, खरीदारी करिए NCL इंडस्ट्रीज 235 के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं 2:30 बजे की अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। एक्शन तो बढ़िया है सर, बाजार में कोई परेशानी नहीं आ रही है। 250 पॉइंट बैंक निफ्टी, 150 पॉइंट निफ्टी आपको डेज हाई के आसपास कारोबार हो रहा है। पूरा एशिया मजबूत था अनिल जी, 2.5% जापान में तेजी थी, 5.5% कोरिया का बाजार। क्या हुआ कोरिया को, क्या हुआ? उनके कुछ अलग ही अपना सीन चल रहा है सर। कुछ ना कुछ तो लोकल अच्छा हुआ है, उनका काम अच्छा हुआ है वहाँ पर। निक्केई भी 2.5% कम ही बढ़ता है। हांगकांग तो ठीक है, बढ़ जाता है, कोई खास बात नहीं है ऐसा। हांगकांग, हाँ ये वही हांगकांग बढ़ा ना जिसका सुबह किसी ने ETF करने की राय दी थी, SIP। एब्सोल्युटली, जो लेवल नहीं बता पाए थे। लेवल नहीं बताया था। अब बता दीजिए बंसल जी, सुबह तो बता नहीं पाए थे आप हांगकांग के लेवल। नहीं अनिल जी लेवल तो मैंने बताया था अनिल जी, 265 का चल रहा था। सिंबल नहीं बता पाया था, मौका नहीं मिला था अनिल जी। सिंबल इसका हैंगसेंग नहीं है, सिंबल इसका है HNGSN, फिर G, फिर BEES। हांगकांग का ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का ETF है, और इसमें SIP के थ्रू निवेश की राय है। निपॉन इंडिया का क्या? निपॉन इंडिया का ETF है हैंगसेंग इंडेक्स। अरे वाह, चलो ये अच्छा। नहीं तो बाकी तो आपने जिस हिसाब से स्पेलिंग बताई ना, उससे जितने हम पहले ज्ञानी थे उतने ही अभी भी हैं। उसमें कुछ खास हमारे वृद्धि हुई नहीं है हमारे ज्ञान में, उतना का उतना ही रहा है। अल्फाबेट्स हमको पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, सेम बिल्कुल। अच्छा चलिए जी, बाकी सब भी अच्छा है। जी जी बताइए। यूरोप में भी अच्छा कारोबार चल रहा है, कच्चा तेल दायरे में, रुपया 8 पैसे मजबूत है, सब अच्छा चल रहा है सर। बताइए क्या करना है इस समय? तेजी करनी है और क्या करना है। तो व्यू तो बिल्कुल तेजी की तरफ है, और जो पोजीशन है उसको बरकरार रखें। पहले मैं डेटा बता दूं थोड़े से। पहली बात तो ये कि आज 150 पॉइंट की निफ्टी की तेजी होने के बाद, 300 अंकों की बैंक निफ्टी की तेजी होने के बावजूद
पुट कॉल रेशियो कोई खास बढ़ा नहीं है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.01 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 10 बेसिस पॉइंट घटा है। सो पोजीशन आपकी अभी भी ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छा कंफर्ट। दूसरा, बेस आपका ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है 19,300 अब आपके लिए निफ्टी पर मजबूत बेस है। 19,275 19,300 आसानी से टूटेगा नहीं, यानी कि यहाँ से आपके 75-100 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क है नहीं। अपसाइड 19,485 तक की खुल रही, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की और खुले, इसलिए आपकी लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करें। और अगर आप फ्रेश खरीदना चाहते हैं तो अब से लेकर 3 बजे तक 19,325-350 की रेंज में आता तो वहाँ फिर से लीजिए, या 19,400 पार करके निकल जाता है तो भी ले लीजिए, दोनों केस में ले लीजिए। 18-20 पॉइंट छोड़ दीजिए, 19,400 के ऊपर टिके तो ले लीजिए 3 बजे के पहले, और 19,325 के आसपास आता है तो वहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी। अगला टारगेट हल्की सी रुकावट का 19,400 का, जहाँ 84 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कॉल्स में है। बैंक निफ्टी, मजे की बात देखिए दीप, बैंक निफ्टी में दोनों ही ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, और वो है 43,500, और 2:30 बजे हम 43,500 को पार करके अब 43,600 डे हाई पर आ रहे हैं। इसलिए बचे हुए समय में निफ्टी के मुकाबले में ध्यान से सुनिएगा, आज पूरे दिन बैंक निफ्टी थोड़ा ढीला रहा है, निफ्टी ज़्यादा मजबूत है। सुबह हमने एक बात कही थी कि हम पहले खरीदना बैंक निफ्टी नहीं निफ्टी चाहते हैं, और निफ्टी ने वो लीडरशिप भी दी। चेंज इन स्टैंस, ओके, नाउ बैंक निफ्टी लीडरशिप आ गई। यस, लीडरशिप यहाँ से आएगी कब? आज का हाई पार करते 43,625 पार करते ही बैंक निफ्टी 725 से लेकर 875 की रेंज में आज से कल तक जाने को तैयार है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि निफ्टी में तो लोग शॉर्ट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो गए। 43,500 पे 62 लाख शेयर हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, वो शॉर्ट हो गए, जबकि पुट में 40 लाख शेयर हैं। सो पुट राइटर से ज़्यादा कॉल राइटर्स बेटर अब बैकफुट पर है, इसलिए अब बैंक निफ्टी दौड़ लगाने को तैयार है। गॉट इट। ऐसा नहीं मेरा मन सुबह हुआ तो इस निफ्टी बोलूंगा, दोपहर में मन हुआ तो बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं। ये सब जो डेटा में निकल के आ रहा है वही बता रहा हूँ। तो बिल्कुल क्लियर कट बैंक निफ्टी आज का हाई पार करते यह अच्छा खरीदारी का मौका है, और अगर गलती से 3 बजे तक वापस 43,500 आए तो और ऐड कर लीजिए, चिंता मत कीजिए। सो बैंक निफ्टी में भी बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये आपके लिए डेटा क्लियर है? समझ गया। आइए बिगुल, बिगुल हाँ किसके लिए? आशु जी के लिए। तीसरा बाकी है, ध्यान रखो, ऐसे ध्यान नहीं रखेंगे तो आशु जी फिर एक साथ ही सारे दे देंगे, बोलेंगे तुम तो आते ही नहीं हो वापस, तो इससे बढ़िया मैं खत्म करूँ काम। ये भी बात। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, तीसरा स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर की अनिल जी 250 की एक कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 6 रुपए 75 पैसे, और 260 की 10 रुपए ऊपर के स्ट्राइक की एक बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है 3 रुपए 10 पैसे। तो अनिल जी 1:1 है, ये स्प्रेड है 3.5 रुपए। टाटा पावर का भी अनिल जी 3375 लॉट साइज अच्छा है, 251 रुपए का फ्यूचर चल रहा है, 3.5 पौने 4 रुपए की एक कॉस्ट है। तो जहां 253-54 क्रॉस हुआ इस एक्सपायरी में, तो इसमें भी अनिल जी अच्छा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो अनिल जी 3 स्प्रेड है, एक L&T का 1:1, दूसरा टाटा स्टील का, तीसरा टाटा पावर का। अभी आज अनिल जी 6 तारीख है, महीना लंबा है, तो मतलब इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन जिस स्टॉक में भी बन गया, तो मतलब एक लिमिटेड रिस्क के साथ ये एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अनिल जी वो एक स्टॉक तो मतलब जोमेटो तो आप बार बार कवर कर ही रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि अनिल जी जोमेटो तो हो गया इंडिया के साथ, और जोमेटो का भी टाइम है। तो वो अनिल जी वो विद कैविएट के वन ऑफ माई रेयर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो अब लगता है कि अनिल जी अगला पड़ाव 140 की तरफ चलने को तैयार हो गया जोमेटो। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो, वहां पर रखिए नजर। बट टाटा पावर पर बुल कॉल स्प्रेड आ रहा है आशु जी की तरफ से। 250 की कॉल खरीदिए, 260 की कॉल बेचिए, 1:1 का बुल स्प्रेड आप बनाकर चल सकते हैं। तो पावर स्टॉक्स का मोमेंटम टाटा पावर आपको लीड करने में दिखाएगा, ये राय आ रही है। बाय द वे, भारत फौज के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए थे, अब एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है, इस चार्ट को भी अपने रेडार पर रखिए, और अच्छे एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। सचिन जी के पास चलते हैं BTS डबल टी के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर
और एक मोमेंटम जो हम चेस कर रहे हैं वो है अपोलो टायर्स का। पिछले हफ्ते में काफी अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन था, एक अच्छा बेस बना था 370 के आसपास, एंड वहां से ऑलमोस्ट 400 तक की एक एलिवेटेड मूव अभी यहाँ पर अनलॉक हुई है। एंड मुझे लग रहा है ये मूव अभी भी बरकरार रहनी चाहिए ऑन द हायर साइड। 410 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर रजिस्टर हुआ है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का। एंड जिस तरीके से इसका डेटा अभी भी नजर आ रहा है, आई थिंक कॉन्फिडेंट है काफी सारे राइटर्स 380 के बेस पे। एंड इमीडिएट बेसिस पे आज इंट्राडे जो एक स्विंग बनाया है 386 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 387 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर मोमेंटम लॉन्ग्स चेस करने चाहिए 410 के टारगेट के लिए। यह है आपके लिए अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय। 394 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सचिन जी को है आज पसंद यहाँ पर खरीदारी करने। और इस बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर भी है, और जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर। पिछले कई समय से ब्रोकर्स के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स और निवेशकों को कई सारी तकनीकी दिक्कतें सामने आती हुई दिख रही है। आज ही का ताज़ा मामला है, यहाँ पर फिर से जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर काफ़ी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को दिक्कतें आती हुई दिखी है। सुबह मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि वहाँ पर जीरोधा की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट ट्वीट की डाली गई थी, यानी कि पुराने ट्विटर पे ट्वीट किया गया था। तो हाँ, वो समझ जाएंगे, भावनाओं को समझो, शब्दों में ट्विटर पे ट्वीट डाला गया था। तो उसमें उन्होंने कहा भी, माना भी कि दिक्कतें आ रही है, कुछ ऑर्डर्स अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में शायद दिक्कतें आ रही है, जब भी जैसे भी ठीक होगी इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी तक ये क्या सिचुएशन है, क्या ठीक हो गई है, नहीं हो गई है, इस पर एक बार मैं जरा अपडेट ले लूँ। पहले तो बताएं, आशीष हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। आशीष, पहले तो ये बताइए भाई कि किस तरह का अपडेट है, क्या दिक्कतें आई हैं और अब तक क्या कुछ सिचुएशन इम्प्रूव हुई है? सिचुएशन में तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि अब 31 अक्टूबर को भी अगर आप देखें तो बाजार खुलती यही दिक्कत आई थी 5-7 मिनट में कि लोगों को ओपन पोजीशन दिख ही नहीं रही थी। ऑर्डर बुक में एग्जीक्यूट हो गया है, पेंडिंग है, कैंसिल है, ये लोगों को पता नहीं चल रहा था। और आज का दिन भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 9:18 पर यहाँ पर लोगों ने ट्वीट करना हमें शुरू कर दिया कि लगातार दिक्कतें आ रही हैं, ओपन पोजीशन में क्या माल है, क्या रखा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। और ऑर्डर जो डाले गए हैं, काफ़ी लोगों को ना अलग अलग तरीके की सी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं, मार्जिन कट गया है लेकिन पोजीशन नहीं दिख रही है। कुछ लोगों ने कहा कि ना मार्जिन घटा है, ना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, कि पेंडिंग में है, कि कैंसिल हो गया, ये ने एक घंटे तक लोगों को पता नहीं था। तो दिक्कतें लगातार जो है यहाँ पर बढ़ती चली गई। लेकिन सर दिक्कत की बात है कि जो सेबी की तरफ से सितंबर के मिड सितंबर में आया था कि गाइडलाइंस आ रही है कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सिस के माध्यम से ब्रोकर्स को जो टेक्निकल ग्लिच होता है, इसके बाद जितने भी यूजर्स हैं इनके लिए एक ऑल्टरनेट लिंक देना चाहिए कि आप ये मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एक URL है, यहाँ पे जाके आप एक्सचेंज के माध्यम से अपनी ओपन पोजीशन जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। नई फ्रेश पोजीशंस नहीं बना सकते, लेकिन जो भी आपका माल अटका हुआ है वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इसका फेलियर यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स से, यूजर्स से, जीरोधा के जो यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इनसे मैंने बात की, सबने कहा कि किसी के पास भी जो है इसकी लिंक नहीं आई, यानी वो अपने जो ट्रेड्स थे उसे स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए थे। और ये एक बड़ी दिक्कत है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, दिक्कत ये भी है कि दरअसल अगर आप देखें तो मैंने खुद ने जब ग्लिच चल रहा था तो उसके दौरान देखा वेबसाइट पे जाके, एक तो अवेयरनेस बहुत कम है इसकी, वेबसाइट की लिंक ढूंढने में मुझे ही खुद काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। जब वेबसाइट की लॉगिन करने को देखा तो वहाँ पर वो चल नहीं रहा था। मोबाइल एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करके देखा, वहाँ पे कुछ यूजर्स को मैंने कहा कि आप लॉगिन करके देखें, हमने भी यहाँ पे ऑफिस के माध्यम से भी 1-2 कस्टमर आईडीज लेकर, पैन कार्ड डिटेल्स लेकर लॉगिन करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। तो काफ़ी 1-1.5 घंटे तक अगर आप देखें तो जीरोधा के यूजर्स काफ़ी परेशान रहे। अच्छा, जीरोधा ने खुद अपडेट दे के माध्यम से बता दिया कि जो ग्लिच है वो रिजॉल्व हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, पोजीशन देख पा रहे हैं, ऑर्डर बुक दिख रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दिक्कत की बात है कि जितने यूजर्स थे जिन्होंने ग्लिच फेस किया, अब वो आज के दिन कोई नया फ्रेश ट्रेड नहीं कर सकते। इसको लेकर भी अगर आप देखें तो ट्विटर पर काफ़ी आउटरीच है। अच्छा, आमतौर पर जनरली एक जो सिस्टम एक्सचेंजेस ने बनाया था कि अगर तकनीकी दिक्कतें हैं तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर काट सकते हैं, राइट?
तो आप ये कह रहे हैं कि वो दोनों लिंक जहाँ पर पोजीशन काटी जा सकती थी मोबाइल या वेब की, वो दोनों ही काम नहीं कर रहे थे? दोनों नहीं काम कर रहे थे, ना लोगों को एसएमएस के माध्यम से मिला और नहीं दोनों एक्सचेंजेस पे काम कर रहे थे, नहीं ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को एसएमएस के माध्यम से वो लिंक मिले? कोई जानकारी नहीं मिली। यानी कि अगर एक्सचेंजेस भी ये दावा करते हैं कि उनके पास में ये सुविधा है जिससे वो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली मैसेज भेजकर वो लिंक दे सकते हैं, वो लिंक न जीरोधा की तरफ से गया न एक्सचेंजेस की तरफ से, जी राइट। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हो तो भी सिर्फ आपको पोजीशन काटने का मौका मिला है, न कि फ्रेश पोजीशन। तो कह सकते हैं कि आज जितने भी इनके इन्वेस्टर्स है कोई भी नई पोजीशन नहीं बना पाए। अगर किसी को फ्रेश सेलिंग करनी है तो नहीं कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी करनी है तो नहीं कर सकते। किसी को लगता है कि मार्केट बहुत ऊंचा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कोई किसी ने प्रॉफिट रिजल्ट के लिहाज से अगर कोई पोजीशन स्टॉक कोई बढ़ गया और वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहे वो नहीं कर सकता। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन कोई ट्रेडिंग पोजीशन खड़ी है तो अगर मेरे अकाउंट में डीमैट अकाउंट में डिलीवरी पड़ी है और मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आज कौन सा स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज समझो 10% बढ़ गया, मैं अपनी डिलीवरी बेचना चाहता हूँ तो नहीं बेच सकता। काफी लोग नहीं बेच पा रहे, काफी लोग नहीं बेच, काफी लोग, क्योंकि लोगों को अलग अलग दिक्कतें हो रही हैं। कुछ बोल रहे हैं कि उनके पोजीशन में ऑर्डर चला गया, मार्जिन एग्जीक्यूट हो गया है, निकल गया है, लेकिन पोजीशन नहीं दिख पा रही है, तो उनको पता ही नहीं कि अब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, क्या तो मतलब सिस्टम आया है इस ग्लिच से आपको बचाने के लिए, बट उस पर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा और लोगों को पता भी नहीं फिर इस पर कैसे। ये बड़ा सीरियस इशू है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को क्या रहा है। दूसरी चीज एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जब जीरोधा जितना बड़ा ब्रोकर है, आई थिंक बिगेस्ट है आज की तारीख में वॉल्यूम के लिहाज से, अगर इतना बड़ा ब्रोकर का सिस्टम लगभग पूरे दिन भर ऊपर नीचे जा रहे तो एक्सचेंजेस को भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। अगर क्या हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई ब्रॉडकास्ट एक्सचेंजेस की तरफ से भी हुआ है कि हाँ इतने बड़े ब्रोकर के यहाँ ट्रेड करने में इस तरह की दिक्कतें आ रही है। अल्टीमेटली तो देखिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है, राइट। और अगर सबसे बड़ा ब्रोकर अगर किसी तरह से तकनीकी दिक्कतों में है तो वो बताया भी जाए, और साथ ही अगर उसके लिए कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है कि अगर आप अपनी पोजीशन काट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से एक जानकारी दें तो उसमें निवेशकों का, ट्रेडर्स का भला होगा। लेकिन आपने जब शुरुआत की पहली लाइन आपने कही कि 31 अक्टूबर को भी ऐसा हुआ था, राइट, ये कहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कितनी दिक्कतें, टेक्निकल इश्यूज बार बार कितने आ रहे हैं, जरा ये डेटा मुझे बताइए आप। बिल्कुल सर, एनएससी की वेबसाइट पर ये फ्रीली डेटा अवेलेबल है, लेकिन सितंबर तक का है। अब कौन सा सितंबर? ये लास्ट सितंबर, अभी 30 सितंबर, एक महीने पहले का, सवा महीने पहले का। हाँ। इसके बाद ही अगर आप देखें तो जीरोधा में 2 बार ग्लिच हो गई है। सिर्फ जीरोधा की बात करूं तो अप्रैल से सितंबर तक ये ऑफिशियल डेटा जो आप बता रहे हैं एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एनएससी पे कोई भी जाके देख सकता है। आप गूगल पे जाके सिर्फ एनएससी ग्लिच डेटा लिखना आपको मिल जाएगा। बताइए। सारे ब्रोकर्स की लिस्ट है। सबसे पहले टॉप कर रहा है एसबीआई कैप सिक्योरिटीज, पिछले 6 महीने में 5 बार यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच आपको देखने को मिली है। दूसरे नंबर पर आता है एक्सेस सिक्योरिटीज, पिछले 6 महीने में यानी अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में आधिकारिक डेटा 4 बार यहाँ पर ग्लिच देखने को मिला है। फिनवेशिया सिक्योरिटीज 4 बार, कोटक सिक्योरिटीज 4 बार, मेरे एसेट कैपिटल 4 बार और एंजल वन 3 बार। जीरोधा की बात करूं तो 2 बार, जो अप्रैल टू सितंबर अगर आप देखें तो इन्होंने जो रिपोर्ट करके बताया वो 2 बार ग्लिच है, और उसके बाद से 2 बार ग्लिच हमने ऑलरेडी देख लिया। लगभग सारे बड़े ब्रोकरेज के यहाँ ये दिक्कतें आ रही है। तो और जबकि जनरली आमतौर पर कहीं भी इस तरह के मामले होते हैं छोटे ब्रोकर्स को ज़्यादा सुनना पड़ता है, लेकिन ये तो आप डेटा जो लेकर आ रहे हैं बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है। जितने ज़्यादा बड़े ब्रोकर उतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। बट इंसिडेंटली इसमें जीरोधा का नाम सितंबर तक में टॉप 5 में नहीं है, टॉप 3 में नहीं है, तो इनके लिए सितंबर के बाद वाली मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी है। ये कुछ डेटा है, आई ओपनर है आपके लिए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन किन ब्रोकरेजेस के यहाँ कितनी बार तकनीकी दिक्कतें आई, और ये ऑफिशियली जो तकनीकी दिक्कतें एक्सचेंज मानता है वो एनएससी की वेबसाइट पर है। तो हमने कहा कि ये जो दिक्कतें आ रही आपके सामने रखी जाए। आशीष धन्यवाद, पूरी डिटेल्स आपने दी है, लेकिन बंसल जी से भी इस पर एक विशेष टिप्पणी ली है। बंसल जी, ये क्या दिक्कतें हो रही है, क्यों हो रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं अनिल जी, ये जो आपने बोला ना अनिल जी कि लिंक आना चाहिए, ये दिक्कत तो अनिल जी बाउंड टू हैपन है, टेक्नोलॉजी है, सबके सब सर्वर्स के ऊपर हैं। और ये अनिल जी एनएससी की वेबसाइट पे भी इसलिए अवेलेबल है क्योंकि एक्सचेंज का लॉ है कि जो भी ग्लिच हो रहा है उनको रिपोर्ट करना होता है। अभी अक्टूबर के भी ये थोड़े दिनों में एनएससी की डाटा पे मिलेगा अनिल जी साइट पे। अनिल जी एक दिक्कत जो रिटेल निवेशक अनिल जी जो ईटीएफ खरीदता है अनिल जी वो फेस कर रहा है, जैसे अभी आशीष ने बताया, दूसरे तीसरे नंबर पे एक्सिस सिक्योरिटीज का नाम आता है। अनिल जी अगर किसी को आज बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का ईटीएफ की बाइंग करनी है,
तो 15-20 मिनट लग जाते हैं अनिल जी खरीदने बेचने में। पता नहीं अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ETF डीपे में पड़ा हुआ है, तो भी इनके यहाँ कुछ टेक्निकल सिस्टम है। सेम दिक्कत एक्सिस सिक्योरिटीज में है, सेम दिक्कत HDFC के अंदर आती है। दोनों को तो खुद फेस करा हुआ अनिल जी। बड़ा ऑर्डर ETF में प्लेस करना है तो ऑर्डर ही नहीं जाता है अनिल जी। वो RM उठता है, पीछे से अप्रूवल करके लाता है, फिर दोबारा जाता है, 2-3 बार उठता है, 15-20 मिनट लगते हैं अनिल जी। जब पैसा पड़ा हुआ है तो ETF खरीदने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर भी आप अगर बोलेंगे तो ये चीजें भी अनिल जी सॉर्ट आउट होंगी। कोशिश तो यही है, इसलिए हम किसी ब्रोकर या किसी एक्सचेंज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए सिस्टम में, जहां सुधार किया जा सकता है, जिसमें अगर दिक्कतें हों, और जैसा आपने भी कहा टेक्निकल इश्यूज तो आएंगे उसमें, बिल्कुल बात सही है, आते ही हैं ना, आएंगे भी, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आने पर कम्युनिकेशन का तरीका बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। जो होना है वो तो हो गई, लेकिन क्या हम टाइमली लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, ब्रोकर का क्या रोल हो सकता है, एक्सचेंज का क्या रोल हो सकता है, और हम जैसे टीवी चैनल्स और मीडिया का क्या रोल हो सकता है, वही हम कोशिश कर रहे हैं। सुबह भी हमने इसलिए बताया कि नहीं तो लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, बार बार लॉगिन करें, ये करें। हमने कहा भाई हाँ भाई दिक्कतें हैं, एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। उसके बाद क्या अपडेट्स हो सकते हैं, मिसिंग है, एक्सचेंजेस की तरफ मिसिंग है। आशु सर भी कुछ कहना चाहते हैं इस पर, इसी मुद्दे पर। जी आशु सर। अनिल जी देखिए, जो बात है ना कि कम्युनिकेशन, अनिल जी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अच्छा हो बुरा हो जल्दी हो, ये कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता। अनिल जी मैं मतलब 30 साल से ये सब कर रहा हूँ और क्लाइंट्स को डायरेक्टली हैंडल करते हैं, एज ए ब्रोकर भी और एज ए यूजर भी मैं सब ये जानता हूँ। अनिल जी जो BTST करके जाता है, STBT करके जाता है, जब उसका 9-16 पे ट्रेड नहीं होता और वो जो नोशनल प्रॉफिट जो सामने दिख रहा होता नहीं होता, अनिल जी उस फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन का कोई तोड़ नहीं है। और अनिल जी मतलब डिफिकल्ट पार्ट ये है कि जो भी राकेश जी ने बोला कि टेक्नोलॉजी, अनिल जी मतलब ये जो यूजर बेस इतना बढ़ रहा है और जितना बड़ा ब्रोकर उतना बड़ा, और इसका अनिल जी रियल तोड़ कोई भी नहीं है। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मतलब जो 100% अप टाइम मिल जाएगा, चाहे वो मतलब कोई भी अनिल जी वेंडर से बात करो, किसी भी सॉफ्टवेयर से बात करो, कुछ भी, कोई 98% अप टाइम, कोई 99%, मतलब इस तरह की बात होती है। पर अनिल जी वो 1% किसको कितना इफेक्ट कर सकता है, ये बहुत मुश्किल है। और अनिल जी इसका ना ऑनेस्टली मतलब आई एम ए यूजर ऑल्सो, आई एम ए ट्रेडर ऑल्सो, आई एम एन इन्वेस्टर ऑल्सो, आई एम ए ब्रोकर ऑल्सो। उस सेंस में बोल रहा हूँ कि अनिल जी बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज को हैंडल करना, और सौदा नहीं होना अनिल जी इसका ना कोई तोड़ नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी है सबसे बड़ी बात है, ऐसी कोई रोबस्टनेस नहीं है कि 100% हमारे को ये एफिशिएंटली मिल जाए। और अनिल जी वो एक दिन किसी के लिए भी खराब हो सकता है, वो एक ट्रेड किसी के लिए भी खराब हो सकता है, और हो सकता है वो बड़ा ट्रेड खराब हो जाए उसके लिए। तो अनिल जी है तो मुश्किल ये चीज जो भी है। बात तो सही है आपकी और सही भी है। बंसल जी की भी विशेष टिप्पणी। जी सर। नहीं अनिल जी, अभी आपने बोला ना कि लोग परेशान होते हैं, मीडिया का भी रोल है अनिल जी। मीडिया से ज्यादा अनिल जी आप देखें तो लोग सबसे ज्यादा आपको टैग करते हैं, क्योंकि आप अगर आवाज उठाएंगे तो उनको लगता है कि जल्दी रिस्पाइट मिलेगा अनिल जी। क्योंकि जिस आदमी ने बाय कर रखा होता है या सेल कर रखा होता है, मतलब कि ही बिकम्स अ बेगर अनिल जी। जिस तरीके से एक जमाने में आदमी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भागता था ना, मतलब कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ऐसा हाल हो जाता है। ना तो एक्सचेंज डायरेक्ट अपने क्लाइंट को, एक्सचेंज कह रहा हूँ अनिल जी, ब्रोकर क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं करता है कि भैया क्या दिक्कत है, कितने बजे तक दिक्कत खत्म होगी। जैसे अभी आशीष ने राइटली पॉइंट आउट करा कि ये दिक्कत हो गई है, उसके बाद वो जो क्लाइंट है, सब्सक्राइबर है ब्रोकर का, वो नया ट्रेड नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा अनिल जी लोग आप ही को करते हैं, लिखते हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और जो आपकी टीम से आशीष को भी टैग करते हैं, इसलिए टैग करते हैं कहीं आप मिस कर जाओ तो आशीष आपको जगा दे। हमको भी टैग करते हैं कि आपको फॉरवर्ड करते हैं अगर आप नहीं उठा रहे हैं। तो आपको अनिल जी इस पर कुछ मतलब कि उठाना चाहिए कि जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, जिसकी पोजीशन अटक गई है, उसको अगर इसकी वजह से लॉस हो रहा है तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? उसकी तो क्लाइंट की तो कोई दिक्कत है नहीं है। बात तो सही है। देखिए वो भरपाई कौन करेगा इसका तो जवाब मेरे पास भी नहीं है, ये जो आशु सर भी कह रहे थे। लेकिन हाँ, जहाँ तक आवाज़ उठाने का सवाल है या मैटर को सामने लाने का सवाल है, उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ ये समझिए, कोई भी ब्रोकर ये गलती जानबूझ के नहीं करता, किसी को मजा नहीं आता जी। कोई भी नहीं चाहता कि उसका सिस्टम गलत चले। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जैसे बात कर रहा, मैं इंडिगो की फ्लाइट में था, रात भर फ्लाइट में था, ठीक है, डाइवर्जन हो गया, अहमदाबाद लैंड हो गई, फिर सुबह तक आए। अब जितना 2-3-4 घंटे का उनका फ्यूल जला होगा एक्स्ट्रा, उनका नुकसान ही है। नुकसान है।
जितने उनके एक्स्ट्रा उनको मैन पावर लगाने पड़े नुकसान ही है, जितना उनका एक एरोप्लेन बिजी रहा बिना मतलब का, उसका रीयूज़ नहीं हो पाया दूसरी फ्लाइट में, उनका नुकसान ही है। अच्छा, हमको एक्स्ट्रा पानी भी पिलाया थोड़ा एक्स्ट्रा स्नैक्स भी दिए क्योंकि आदमी 12-12 घंटे बैठा तो कुछ अहमदाबाद से ला के दे रहे हैं, वो भी उनका नुकसान ही है। लो कॉस्ट एयरलाइंस में तो ये नुकसान ही माना जाएगा, बराबर। वो सारी चीज़ें हैं और फायर फाइटिंग में किसी का फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या होता है अवॉइडेबल नहीं है और कोई ये जानबूझ के नहीं करता ये चीज़। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन है, जहाँ आप जल्दी से कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट्स के साथ कर दो ना, वहाँ चीज़ें थोड़े अगर बोल देते हैं जैसे आके बोलते हैं भाई इतना टाइम लगेगा, 4 बजे नहीं 6 बजे उड़ेगा, है ना, या हम ये काम कर रहे हैं, हम टाइम पे अगर समझो आपने बोला कि हम काम कर रहे हैं जल्दी ठीक होगा अपडेट देंगे, 9 बजे बोला है कोई बात नहीं, 11 बजे नहीं हुआ तब भी 11 बजे बोल दिया, 2 बजे बोला, जहाँ आपको ठीक लगे 1-2 जगह कहीं इन्फॉर्म कर दो भाई कि ये चल रहा है, अभी भी लगे हैं चल रहा है। तो उससे क्या होता है कि अब आदमी को पता ही नहीं है कि ठीक हो गया कि नहीं होगा। ये तो मतलब ऐसा है ना, छोटे बच्चे का बार बार आप डायपर चेक करो, है ना, कुछ आया कि नहीं आया कि नहीं, बता दो ना भाई, आप छोटे बच्चे तो है नहीं, है ना, पता चलता है ना, तो हो गया ठीक तो भी बता दे, नहीं हुआ तो भी बता दे, हम लगे हुए हैं, उतना बोल दे तो भी लोगों को बड़ी रिलीफ हो जाती है। लोगों को लगता है कि भाई खाली मेरा ही खराब नहीं चल रहा, नहीं तो आदमी को सबसे बड़ा तो डाउट ही पहले तो अपने आप पे ही होता है हर ट्रेडर को, मेरा ही खराब चल रहा है क्या होता था पहले। हम बचपन में हम देखते थे जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई, सबसे पहले हम पड़ोस वाले घर में मोहल्ले में देखते थे सबकी गई कि अपनी गई है, क्योंकि सबसे पहले अपने को डर ये लगता था हमारी कनेक्शन खराब है, है ना। तो वो सारी चीज़ें जितना कम्युनिकेशन हो उतना बेहतर है, बाकी तो ठीक है जो करने वाले करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, और एक और चीज़ बता दूं आपको, एक एक्सचेंज आपके सामने लाई है कोरिया, कॉस्पी आज है 5.5% ऊपर। यस, लाओ कोरिया का इंडेक्स दिखाओ भाई, लोगों को जहाँ तेजी हो रही है दिखाओ तो सही, कहाँ क्या हो रहा है और क्या हो रहा है कोरिया में, वो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। 4% अभी ऊपर है, आपको सुन के आनंद आ जाएगा। हाँ वाह वाह, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है ऐसा, थोड़ी देर में बताएंगे, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए। बिल्कुल सर। आइए तब तक जो बाकी बाजार का एक्शन बना हुआ है ये भी देख लेते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ स्टॉक्स जहां पर मूव आ रही है वहां पर क्या आपको रखनी है नज़र। सुप्रिया लाइफ साइंसेज ने एक करार किया है, उस पर भी रखिए नज़र, स्टॉक आपको एक्शन में भी दिख रहा है। बट मेरे रेडार पर कुछ मेटल स्टॉक्स आ रहे हैं। JSPL, इस पर एक अच्छा स्पाइक आ रहा है, 3.5% ऊपर JSPL का काउंटर अभी अभी आया। सुमित जी जरा देखें, फ्रेश स्पाइक दिख रही है, मेटल्स की तो खैर हम बात कर ही रहे हैं, JSPL जरा इसका चार्ट देखें एक बार सर। दिवांशु, मोमेंट आ रहा है, स्टॉक का ऊपर में 620 का रेजिस्टेंस है, 620 का लेवल टूटने में स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और 640 से लेकर 650 तक का मूव JSPL में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो पोजीशंस होल्ड करें, स्टॉक में मूव देखने को मिल रहा है, 640 से 650 तक का मूव JSPL में देखने को मिल सकता है। यह है आपके लिए JSPL, यहां पर आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। मेटल्स पर रखिए नजर, एक फ्रेश मूव इस स्पेस में आ रही है। अभी टाटा स्टील की बात कर भी रहे थे आशु सर, यहां पर एक्शन है। भारत फोर्ज, थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट हाईलाइट भी करा था। सचिन जी जरा भारत फोर्ज का चार्ट देखिए और बताइए सर क्या करना है। इसके नतीजे आए थे और नतीजे के बाद अच्छे स्पाइक भी दिखा रहे हैं, डेज हाई पर इस समय भारत फोर्ज 5% ऊपर। दीपांशु, मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी स्कोप है काउंटर में, जिस तरीके से मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। लगभग 1130 के पहले मेजर कोई हर्डल नहीं है। इमीडिएट बेसिस पे तो इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल था वो अच्छी तरह पार कर दिया है 1060 का। तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस कहीं जाकर 1070, 68 के आसपास भी लगाए जा सकते हैं। एंड अभी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है खरीदारी करने के लिए काफ़ी जगह है। एंड ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 1130 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी चाहिए। अब इवन ऑन अ डिक्लाइन अप टू 1080, स्टॉप लॉस आप 1068 पे लगाएं। तो थोड़ा डिप आए, खरीदारी करिए और अपसाइड के लेवल्स का इंतजार करिए। 1100 के पार जाने की तैयारी में पूरी तरह से आपको भारत फोर्ज इस समय दिख रहा है। नतीजों के बाद स्टॉक में एक अच्छा दमदार स्पाइक भी दिखा है। स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है सिंजीन में भी, सिंजीन को भी अपने रेडार पर रखिए, अच्छी मूव आ रही है। एक्साइड बाय द वे, इसके भी नतीजे आए थे दोपहर में और नतीजों के बाद ये भी मोमेंटम पकड़ रहा है, 4% ऊपर अब एक्साइड का चार्ट आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक बार वागले साहब एक्साइड के चार्ट भी जरा देखें, काफी टाइम से ये डिस्कस नहीं हुआ है काउंटर, बट जरा नजर डालें 265 के लेवल पर इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। दीपांशु, काफी दिनों के साइडवेज या कंसोलिडेटिव मूव के बाद आज बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। मेरा मानना है ये कम से कम लगभग 280 तक तो जाना ही चाहिए, अभी 267 है, तो 4 से 5% की ट्रेडिंग मूव
के लिए तो 1-2 दिन में प्ले कर सकते हैं, और वो अगर निकाल दिया फिर 310 320 तक का भी पैटर्न सजेस्ट करता है। और आज के दिन में जो वॉल्यूम्स हुए हैं, जो ब्रेकआउट में जो वॉल्यूम दिखाई दिए हैं, उसका मेरा मानना यह है कि ये मूव आनी चाहिए। पहला टारगेट 280, दूसरा टारगेट 310 315 320। ये थोड़ा सा पोजिशनल होगा, महीना 1.5 महीना लग जाएगा इसके लिए। पोजिशनल व्यू लेकर चलिए, बट स्टॉक में एक्शन आपको दिखेगा। 300 का लेवल भी क्रॉस करने के लिए तैयार है एक्साइड इंडस्ट्रीज। थोड़ी देर में हमारी एक खास पेशकश आ रही है, ब्रोकरेजेस की दिवाली पिक। हम वैसे तो आपको दमदार आइडियाज दे रहे हैं, अनिल जी भी आपको रोज दिवाली ऑफर दे रहे हैं, डीआईए पिक भी आ रही है आपके लिए, मार्केट एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, बट ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या है इस दिवाली के लिए, आइए ये भी जानते हैं ब्रोकरेजेस की दिवाली पिक्स। और शुरुआत कर रहे हैं हम। कुशल बताइए कौन सी ब्रोकरेज की पिक्स से शुरुआत कर रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक्स इन्हें पसंद आए? बिल्कुल दीप, तो यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज इस पर फोकस करिए। इनकी तरफ से 4 बेहतरीन ब्रोकरेज पिक्स आती हुई नजर आ रही है दिवाली के लिहाज से, जिसमें सबसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 1081 रुपए के टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा भाव से करीबन 15% की अपसाइड एक्सपेक्टेड है। रीजन ये ऑफकोर्स बता रहे हैं कि देश का दूसरे सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। साथ ही आप देखिए लगातार 2019 से एसेट क्वालिटी में इनके सुधार आ रहा है। साथ ही लोन बुक का 55% हिस्सा रिटेल बुक आता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी बैंक की तरफ से काफी अच्छी है और आकर्षक वैल्यूएशन पर भी उपलब्ध है, और इसी वजह से यहाँ पर मुनाफे का अनुमान भी ऑलमोस्ट आगे चलकर दोगुना होता हुआ दिख सकता है FY25 तक। मारुति सुजुकी ये दूसरा पिक है इनकी तरफ से, जिसमें 17% का अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12,000 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज दे रहे हैं। 42% के मार्केट शेयर के साथ देश की दिग्गज सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है ये। और साथ ही आप देखिए जिस तरह से एसयूवी पोर्टफोलियो इन्होंने लॉन्च किया है, वहां पर तो दमदार रिस्पांस आया ही है। साथ ही FY25 में इनकी पहली ईवी आने की भी तैयारी है। ऑफ कोर्स यहां पर कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी लगातार कंपनी का फोकस बढ़ रहा है। FY30 तक तो ये जो अपनी कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट डबल करने का अब टारगेट बना रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी पिक है इनकी तरफ से वो है कल्याण ज्वेलर्स। ये देश की दिग्गज वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी कंपनीज है। 1993 में इनका ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब आप देखिए यहाँ पर भारत में 161 शोरूम्स हो गए हैं इनके, और 33 शोरूम्स मिडिल ईस्ट में भी है। 364 रुपए के टारगेट ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव से भी करीबन 14-15% की अपसाइड पोटेंशियल ये भी देख रहे हैं, और वैल्यूएशन वाइज भी अभी भी रिलेटिवली काउंटर काफी सस्ता है। और आखिरी पिक है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। ये चौथी पिक है। 988 रुपए के टारगेट्स एसबीआई सिक्योरिटीज यहां पर भी दे रहे हैं। मौजूदा भाव से करीबन 25% की अपसाइड पोटेंशियल इस पर भी इनकी एक्सपेक्टेशंस है। और आप देख ही सकते हैं जिस तरह से रोलिंग स्टॉक्स में, चाहे आप फ्रेट रोलिंग स्टॉक्स कहें या पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स, इसमें कंपनी की बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। 28,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, और आगे चलकर जो मार्जिन गाइडेंस है वो भी इनका काफी स्ट्रांग है, और इसी वजह से ये बुलिश हो रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर भी। तो कुछ बढ़िया पिक्स यहाँ पर आ रही हैं। रेलवे सेक्टर तो खैर हमें भी काफ़ी टाइम से पसंद है, टीटागढ़ हमारी भी रेडार पर था, और बढ़िया टारगेट्स यहाँ पर आपके लिए कुछ स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं। शुक्रिया कुशल ये पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये रोज सीरीज होने वाली है, और क्लोजिंग शो ओपनिंग शो दोनों में आप कुछ बेहतरीन ब्रोकरेज पिक्स ले पाएंगे। अब से लेकर दिवाली तक रोज़ हम आपके लिए कुछ शानदार ब्रोकरेज आइडियाज़ शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और काउंटर्स पर भी नज़र डाल देते हैं। अच्छा एक्शन जहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। बाय द वे स्मॉल कैप इंडेक्स की जो मूव है वो काफ़ी शानदार इस समय दिख रही है। 19,400 के पार निफ्टी जा रहा है। अनिल जी एक बार बाजार पर क्विक व्यू आपसे लेना है, क्योंकि 19,400 का लेवल अब हमने क्रॉस कर लिया। एक रेजिस्टेंस आ रही थी, आपने कहा थोड़ा बहुत यहाँ पर करता है, अभी 400 को क्रॉस किया है सर हमने। बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। 3 बजे के पहले ही चाहिए था, एग्जैक्टली 3 बजे के आसपास किया। 435 अगला टारगेट है। अब क्या दीप, 19,400 से फायदा है कि 19,300 के कॉल राइटर अब ये काटने आएंगे, अच्छा सपोर्ट देंगे। और आइए देखिए 625 बैंक निफ्टी भी लगभग वो आज का हाई पार करने को तैयार है। ये भी कमाल करने की तैयारी में निफ्टी ने कर ही दिया। मंदी करने का नहीं है अभी, नहीं करनी। बस ये है कि ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का मन करे तो अब कर लीजिएगा ऊपर में, वो एक अलग बात है, बट मंदी नहीं ना, बिल्कुल मंदी नहीं करनी है इस समय। नजर रखिए बस बाजार पर। और जस्ट निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स को पुल अप करिए, क्योंकि बाजार में जो फ्रेश एक्शन इस समय लीडरशिप दिखा रहा है वो एक बार देख लेते हैं कहां से आईटीसी बाय द वे
यहाँ पर पिछले 5 मिनट में अच्छी मूव आई है, इनफैक्ट कंजम्पशन में थोड़ी मूव आई है। आईटीसी, एशियन पेंट्स पिछले 5 मिनट में यहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। आईटीसी में आपको एक स्पाइक दिखेगा अभी अभी। इन्फोसिस में फ्रेश खरीदारी आई है। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में फ्रेश खरीदारी आ रही है। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, तो ये सारे जो हैवी वेट दिग्गज हैं यहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी के संकेत मिल रहे हैं। आईटीसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये सारे काउंटर्स पिछले 5 मिनट में काफी एक्टिव हुए हैं और वहां से ये जो फ्रेश अप मूव आ रही है निफ्टी, उसका सहारा मिल रहा है। बंसी जी, एक बार अगर आईटीसी देखें, वैसे काफी टाइम से डिस्कस नहीं हुआ है, एक रेंज में ही है, थोड़ा सुस्त ही रहा है, बट अभी अभी ये 5 मिनट में थोड़ा अच्छा एक्शन बना है आईटीसी के चार्ट में। सर दीपांशु, चार्ट पे देखें तो सुस्ती खत्म होने के संकेत हैं। 435 के अराउंड चल रहा है, 430 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टेक्निकली दीपांशु ऐसा लग रहा है कि शायद वर्स्ट ओवर है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। 442, 445 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 430। आईटीसी एक अच्छा खरीदारी का प्रबल दावेदार है। बंसल जी आईटीसी पसंद आ रहा है, वेरी गुड बंसल जी, नाइस। ओके, कॉस्पी, कोरिया आज जबरदस्त एक्शन में। कोई हमारे एक्सपर्ट्स में से कोई अंदाज लगाना चाहता है क्या हुआ कोरिया में? किसी को कुछ आइडिया हो? कोरिया का मार्केट आज 4-4.5%, ओ 5.5%, 5.6%। बंसल जी, अगर आपने गूगल करके या इधर कोई न्यूज़ वेबसाइट पे पढ़ के अगर बता रहे हो तो सोच लेना, क्योंकि उसमें बाद काउंटर क्वेश्चन भी आएंगे। नहीं तो आप पास भी कर सकते हो, नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि बताने के लिए आशीष आए हुए हैं। यू चॉइस इज योर्स। वो बताइए सर। नहीं अनिल जी, देखिए दुनिया का हर खाली आदमी ना ट्विटर पे अवेलेबल है, और तो ट्विटर पे अनिल जी खाली आदमी लिखता भी है, पढ़ता भी है। अनिल जी, शॉर्ट सेलिंग बैन हुई है अनिल जी। अच्छा, इंडेक्स का नाम बताओ कोरिया के। आप देखिए अनिल जी, अब तो मैं आज ओवर टू कुणाल जी भी नहीं कर सकता। अनिल जी, आप मौके का फायदा उठा रहे हैं, तो आई गिव अप अनिल जी। ओवर एंड आउट बंसल जी। ओके, आशीष हमारे साथ है तैयार। मतलब मुझे लगा बंसल जी 2-3 सवाल तक तो चलोगे, आप तो पहले में ही निकल धराशायी हो गए एकदम। व्हाट लाइक दिस इज जस्ट लाइक श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। बंसल जी, आई एम डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल नो अनिल जी, ऐसा नहीं है जी। देखिए अनिल जी, 2-3 तो मैं सवाल संभाल लेता। अनिल जी, एक चीज देखिए, आप एक प्लेयर ग्राउंड पे आता है, उसको थका के अनिल जी पसीनों पसीन करके आउट करके ग्राउंड से बाहर निकालो, हाँ। तो आते ही अनिल जी वो बिना पसीने के निकल जाए तो इज्जत ज्यादा किसमें अनिल जी? इज्जत तो पसीना बहा के जाए उसी में ज्यादा है ना, बिना थके अनिल जी। आप आउट करने वाले की तरफ हो या आउट होने वाले की तरफ हो? चलिए बढ़िया है, जो भी हो, लेकिन आशीष आपकी मदद करने को तैयार, बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ है कोरिया में। भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनिए, क्या पता कभी आपको भी इस तरह के एक्शन की जरूरत पड़ जाए और आपका भी मार्केट 5-6% बढ़ जाए। आशीष बताइए सर। साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है कॉस्पी, यहाँ पर 5.5% की तेजी देखने को मिली, और जैसे कि राइटली बताया कि वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग जो है वो बैन कर दी गई है। लेकिन मैं हिस्टोरिकली देख रहा था कि 2008 के दौरान, 2011 और 2020 में भी ऐसा देखने को मिला है। रिटेल निवेशक वहां पर अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वहां पर जो हेज फंड्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जमकर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। अगले साल जून 2024 तक अगर आप देखें तो ये प्रतिबंध लगता रहेगा, और इसी के चलते आप देखिए कि वहां के बाजारों में बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। अब इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आ रही है कि अगले साल वहां पर ऑलरेडी इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक एंगल ये भी लोग निकाल रहे हैं कि लोगों को अपीज करने के लिए फैसला ले लिया गया है, लेकिन फिलहाल तो एनफोर्समेंट हो गया है, और काफी सारे स्टॉक हैं ऐसे में देख रहा हूं कि जहां पर 20% तक की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन सर, एक और इंटरेस्टिंग एंगल मुझे मिला है, मैं इसके बारे में अभी पढ़ भी रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि चांसेस थे कि जो कोरिया का बाजार है वो MSCI इंडेक्स में इमर्जिंग मार्केट से ट्रांजिशन करके डेवलपिंग मार्केट्स में कर जाए। अगर बहुत ज्यादा इंग्लिश एक साथ बोल दी, वापस बोलो। हाँ, इमर्जिंग मार्केट से डेवलप मार्केट के MSCI इंडेक्स में ट्रांजिशन कर जाए। अभी इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में कोरिया है, ठीक है, ये डेवलपिंग में जा सकता था, लेकिन ये लगातार जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हितों के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं वो करेंगे नहीं अब। अब वो करेंगे नहीं, लेकिन अगर ये हो जाता तो भारत का जो इमर्जिंग मार्केट्स का वेटेज है ना वो बढ़ जाता, फ्लोज आ जाते। अगर अच्छा, तो इमर्जिंग उधर जाता तो इमर्जिंग में हम हैं तो हमारे ज़्यादा बढ़ जाता। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। हम कौन से कोरिया पे डिपेंड है? ना ना ना, आपने टेंशन नहीं मत लो, सब आएंगे, लाइन लगा के आएंगे, चिंता मत करो। अभी नहीं आएंगे 20,000 पे, 22,000 पे आएंगे जरूर, 100%। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कोरिया के है,
अगले साल इलेक्शन है और पिछले महीने 8% कॉस्पी गिरा था। करेक्ट, ठीक है, वो नेकेड शॉर्ट सेलिंग जो रही थी, वहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वहाँ के कोरिया के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने निकाला मोर्चा, शॉर्ट सेलिंग बैन करो, शॉर्ट सेलिंग बैन करो, और उसके बाद ये बैन हुआ। ऐसा है, ऐसा है, देख लो। आशु जी सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। आशु जी का क्या हो? हाँ आशु जी, कभी इंडिया कोरिया जैसे बैन करे तो अनिल जी, ये 5% है, यहाँ तो अगर 2% की मूव भी आ गई तो अनिल जी मुझे तो ये डर लगता है कि इस स्विच पे ऑप्शन सेलर का क्या होगा। और अनिल जी मैं बार मतलब ये कई बार चैनल पे शेयर कर चुका हूँ कि इस वक्त जो वॉलिटिलिटी है वो तो 18 के विक्स की है, और जो मतलब विक्स दिखता है 11 का, और जो विक्स के ऑप्शन के भाव है वो अनिल जी 7 विक्स के हैं। तो अनिल जी ये इतना मतलब डेंजरसली पॉइज्ड है ये मार्केट हमारा, और जिस तरह की ग्लोबल उथल पुथल, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसकी मतलब अनिल जी जितनी नेगेटिविटी चल रही है, एक वहां से पॉजिटिव न्यूज आ जाए। इंडिया का अपना तो स्ट्रेंथ है ही है, इंडिया में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इंडिया के सारे वेक्टर्स पॉजिटिव हैं। मतलब एक नॉर्मल करेक्शन भी जैसे वो भी हेल्दी हो गई, 20,300 से 18,800 देख लिया, 1,500 पॉइंट। तो अनिल जी मतलब कभी कभी तो ना सोच के डर लगता है कि ऑप्शन सेलर का होगा क्या। तो हमने तो अनिल जी थोड़ा सा इस विक्स पे सारे क्लाइंट से भी शेयर किया है कि ब्लैंकेट ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या तो कैलेंडर स्प्रेड होने चाहिए या सिंपल स्प्रेड होने चाहिए। और उसका एक और अनिल जी आज आप देखिए कि 1:1 के स्प्रेड्स में आ गए हैं हम स्टॉक्स के अंदर भी। तो अनिल जी जो लिमिटेड रिस्क के साथ काम करना है, ये कभी भी उथल पुथल अनिल जी इंडियन मार्केट में भी हो सकती है। मैं तो अनिल जी 5.5% एक स्पेसिफिक इवेंट पे है, बट अनिल जी जिस तरह से इंडियन मार्केट पहुंच है, 2% का अपमूव आने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है गैप अप ओपने में। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए अनिल जी। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बट एनीवे डेवलपमेंट है आपके लिए जो आप नजर रखिए। शॉर्ट सेलिंग अगले साल जून तक बैन कर दी गई है कोरिया में, इसलिए आज 5.5% की अपमूव के साथ कोरियन मार्केट्स आपको बंद होते हुए दिखे थे। चलिए इस पर भी रखेंगे नजर। एक नजर डालनी है डिवीज लैब के चार्ट पर। नतीजे आए थे, इसके नतीजे के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा रहा है। इनफैक्ट आज जितने भी नतीजे अब तक आए हैं बड़ी कंपनी से, निफ्टी एफएनओ के, सारे स्टॉक्स आपको एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा रहे हैं, और डिवीज अब आपके लिए 3500 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है। मजबूत नंबर्स के बाद जो दौड़ लगे, कमाल ही कर दिया इसने, कमाल करने को तैयार है वागले साहब। बिगुल के बाद वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी मेरा BTST कॉल था, और कमाल मैंने नहीं, कमाल दीपांशु ने किया है, उसने पहले ही आइडेंटिफाई किया है। डिवीज में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, थोड़ा सा अभी प्राइस चला है, लेकिन 3525 3530 ये रेंज में अगर बाय किया जाता है तो मुझे लगता है ये 3600 के पार कल के दिन में ही आपको मिल सकता है। आपको यहाँ पर यह हल्का से करेक्शन आता है तो लेना है। आपका स्टॉप लॉस 3495 का होना चाहिए। ओके 3400 के नीचे, सॉरी 3500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, 3600 के टारगेट के लिए 10-15 रुपए नीचे लो। 3525 के आसपास आ भी गया, 3520 के आसपास अच्छा एंट्री पॉइंट है आपके लिए। यहाँ खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई 3495, 5 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा दे, ये आपके लिए राय। और इस बीच नितिन जी ने भी भेजा है अपनी तरफ से एक अपडेट, और नितिन जी के भी जो ऑप्शंस के हैं वो टारगेट तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो 66-65 रुपये में 19,400 का कॉल ऑप्शन उन्होंने खरीदने की राय दी थी, 90 का टारगेट ऑलमोस्ट देयर हो चुका है। 87 रुपये, 90 और 95 के टारगेट हो जाएंगे, चिंता न करें, आने की तैयारी में। नितिन जी को बधाइयाँ। आइए जय ठक्कर भी है तैयार एक बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटजी के साथ। बैंकेक्स ने तो कमाल कर ही दिया है जय के, 49,200 का आज सुबह कॉल दिया था, आज की एक्सपायरी वाला, उस पर भी लेंगे अपडेट और नया आपके लिए ऑप्शन की स्ट्रेटजी। जय कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैंकेक्स का पहले तो अपडेट। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। थैंक यू अनिल जी। बिल्कुल बैंकेक्स पर जो अनिल जी आज ही की एक्सपायरी का व्यू था बिल्कुल सही है अनिल जी, एंड 49,200 का मैंने इन द मनी कॉल ऑप्शन दिया था। मेरा व्यू यही था कि 49, 350, 400 ये सारे लेवल्स देखने मिलेंगे, और इसमें लगभग 155 155 तक के लेवल्स हमें देखने मिले, और वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी। अभी भी 140 के आसपास अनिल जी ट्रेड कर ही रहा है, तो ये हमारे रेकमेंडेड प्राइस से तो ऊपर ही है, सो ये प्रॉफिट में है। एंड अब जो नेक्स्ट अनिल जी स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ वो बैंक निफ्टी पर ही है। बैंक निफ्टी का 43,500 का आप इन द मनी कॉल खरीदे, 243 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, सो 243 पर खरीदे बैंक निफ्टी का
8 नवंबर की एक्सपायरी का, दैट इज परसों की एक्सपायरी का, बुधवार की एक्सपायरी का 243 पर खरीदे कॉल ऑप्शन। एंड यहाँ पे अनिल जी टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 365 रुपए से लेकर 455 रुपए के। सो 365, 455 ये दो टारगेट्स के लिए आप 243 पर खरीदे बैंक निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अनिल जी रखना होगा 127 का, 127 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाकर इसको इस पर खरीदारी की सलाह है। जो हिसाब से क्लोज अनिल जी 43, 500, 600 की रेंज के ऊपर आ रहा है बैंक निफ्टी पे। इनफैक्ट इसीलिए बैंक एक्स पर भी व्यू था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी पर नीचे सपोर्ट है, केवल इतना था कि ऊपर क्लोज हो जाए 43, 500 के ऊपर, जो आज देखने मिल रहा है अबाउट दीज लेवल्स अनिल जी। जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी का इमीडिएटली 44,800 का है एंड देयर आफ्टर 44,950 का है। सो लगभग 44,000 के आसपास के टारगेट्स आपके निकलेंगे टिल 43,500 के लेवल्स होल्ड आउट करते हो ना क्लोजिंग बेसिस। 43,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। ओहो गजब दौड़े जा रहा है, 125 पॉइंट तो ऊपर हो चुका है। डे हाई पर बैंक निफ्टी फिर से जहाँ खुला वहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है 365, 455। जिस हिसाब से जय बताने लगता है सुबह सुबह ये टारगेट आने की तैयारी है। बिल्कुल 43,725, 43,875 ये तो दिखाएगा ही दिखाएगा। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का पूरा सेटअप बना है ना, होना ही है। दीप बिल्कुल लग रहा है ये साफ आपको नजर आ रहा है। आइए बढ़ते आगे और एक बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। बताएं सर। जी मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स कल के लिए काफी तरह पोजीशन हो चुके हैं। वहां से मुझे लग रहा है TCS में जिस तरीके से अपने आप को अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर संभाले रखा है, जैसे ये 3400 का लेवल निकल जाता है मुझे लग रहा है काफी अच्छी शानदार शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनलॉक होगी एंड लगभग अराउंड 3460 से लेके 3485 तक ये एक्सटेंड होनी चाहिए। सो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं TCS के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से डेटा है, आज का जो स्विंग लो बना था 3377 के आसपास का, तो 3375 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। इवेंचुअली मुझे लग रहा है 3480 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए एंड उसी लिहाज से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है लॉन्ग पोजीशन बनाने की TCS के फ्यूचर्स में। TCS का फ्यूचर खरीदे, बाजार का फ्यूचर अपने आप थोड़ा बेहतर हो जाएगा। हेवीवेट जो है, हेवीवेट में सब चल रहे हैं। रिलायंस का फ्यूचर ठीक करने की कोशिश की बंसल जी ने, TCS का फ्यूचर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं सचिन जी। और क्या चाहिए, दिग्गजों में खरीदारी साफ नजर आ रही है और आशु जी ने L&T का फ्यूचर ठीक करने की कोशिश की है। तो ये सारे हैं जो स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में, इसका मतलब निफ्टी में और दमखम बाकी है। पावर ग्रिड ये है वो स्टॉक जो भरपूर एक्शन में रहा है तेजी की तरफ। कल आएंगे नतीजों का अनुमान जान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए आशीष के साथ। बताएं सर। नतीजे अच्छे देखने को मिलेंगे। दरअसल तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। ओवरऑल रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो 6% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आंकड़ा एक्सपेक्टेड है 11,806 करोड़ का। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो 7% की बढ़िया ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ है। 9,426 करोड़ से बढ़कर करीब 10,050 करोड़ का एबिटा आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन्स लगभग स्थिर हैं, अनचेंज हैं। 84.5% थे पिछले साल, इस बार 85% का एस्टिमेट है। कोई बड़ा एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मुनाफे में भी 5% की ग्रोथ है। 3,650 करोड़ से बढ़कर 3,834 करोड़ हो सकता है। 3,834 करोड़ का जो आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल अगर आप देखें तो डिसेंट से अच्छे से नंबर आ रहे हैं। पावर ग्रिड अच्छे नंबर आने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं, ये आपके लिए राय। स्टॉक एक्टिव भी बहुत रहा है रेडार पर। पावर डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। नंबर से पहले एक बार इसकी चार्ट चेक भी ले लेते हैं। सचिन जी एक बार पावर ग्रिड का चार्ट भी देखें सर। 208.50 का लेवल है इस समय डेज हाई पर। दीपांशु थोड़े से एवरेजेस से थोड़ा दूर है काउंटर, बट अभी तक जिस तरीके से सीक्वेंस बैठा है 200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना है। तो अगर थोड़े से डिक्लाइंस होते भी है, रिएक्शन आता भी है, तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इवेंचुअली मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है 214 215 तक भी पहुंच जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है लंबा नजरिया रखना चाहिए एंड ऑन अ पुल बैक यहाँ पर पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी 198 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड। यहाँ पर रखिए नजर, पुल बैक में खरीदिए, फिर 198 का आपका स्टॉप लॉस बनता है। कल नंबर्स है, नंबर से पहले स्टॉक में थोड़ा एक्शन आपको अच्छा दिख रहा है। देखते हैं कल कैसी परफॉर्मेंस आती है अर्निंग्स को लेकर। पावर स्पेस एज अ होल हालांकि काफी अच्छा है।
बाय द वे मेट्रोपोलिस, इस पर भी एक बार नज़र डाल दीजिए। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट इस पर आपको आते हुए दिख रहा है, 7% की तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स अच्छे एक्शन में, पिछले हफ्ते भी यहाँ पर एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिखी थी। बंसल जी, आज फिर से मूड दिखा रहा है मेट्रोपोलिस, अच्छी मूव आई है, कई इंपॉर्टेंट लेवल्स ने फिर से क्रॉस करें। अब बताएं सर, 7% ऊपर क्या करना है इसमें? बिल्कुल दीपांशु, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु, जिनके पास है क्लियरली होल्ड की राय है। स्टॉक काफी बढ़ चुका है दीपांशु, थोड़ी सी करेक्शन पे अगर नीचे मिलता है, 1560 के नीचे मिलता है, तो उन स्तरों के अराउंड नई खरीदारी की राय होगी। यह है आपके लिए मेट्रोपोलिस। देखते हैं मूव काफी बढ़िया आ रही है। आइए आखिरी 10 मिनट ट्रेड के 3-20 की अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सर उतने ही अच्छे मूड में जितने अच्छे मूड में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। डाउ फ्यूचर्स मजबूत हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स मजबूत हैं। आज शाम कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं, इवेंट्स के हिसाब से यूएस में देखते हैं क्या होता है। यूरोप के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार आपको चल रहा है, रुपया आपका मजबूत है। कच्चा तेल थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है, 1.5% ऊपर है, बट अदरवाइज कुछ वैसे और एक्शन नहीं है। क्या करके जाना है सर? तेजी कोई दिक्कत नहीं दीप, एक ही सिंपल फॉर्मूले पे चलो आप। 19415 पे आप पहली चीज़ तो लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करें। फ्रेश खरीदना चाहता है तो एक ही कंडीशन पे कि 100 से नीचे खुलेगा तो मैं और लूँगा। देखा 6-7 दिन हो गए अमेरिका में तेजी होते एक तरफा जी। अब कितने दिन हो गया, कहाँ करेक्शन देगा ये तो आपको मुझे पता नहीं। ठीक है, अभी भी डाउ फ्यूचर थोड़ा हरे में ही है, हो सकता है थोड़ा रुके तो भी हमारे मार्केट में तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। एफआईएस के नंबर भी आज ठीक आने चाहिए। तो हो सकता है नीचे खुलेगा तो बढ़ जाएंगे, ऊपर खुला तो सीधे बढ़ जाएंगे। तो नीचे खुलेगा तो आपको वापस से आपको 19,300-310 के आसपास लेना है। 100-125 पॉइंट नीचे में आपको फिर से लेना है। ये अगर कंडीशन के साथ आधा भी लेके जाइए, आधा कर ले लीजिए, और नहीं कि भाई मेरे को तो सुने तो कल सुबह आके ले लीजिए। स्क्रीन पे तो बढ़ मत छोड़िए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तो रखो। हाँ 435, 465, 485 और उसके बाद 550 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे। क्लियर है? ये निफ्टी, बैंक निफ्टी 43,610 लॉन्ग पोजीशन है, बिल्कुल बनी रखिए। 43,400 का पुट ले लीजिए, अगर आपको हेज करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 43,400 निफ्टी भी अगर आपको हेज करनी है तो या तो 19,200 या 19,300 का पुट लेकर आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो। बैंक निफ्टी का भी टारगेट नहीं क्लियर है, 43,725, 43,875 के पहले नहीं बेचना है। यानी कि यहाँ 125 से लेकर करीबन कितना 250-300 पॉइंट की तेजी अभी भी बाकी है, तो वहाँ तो देखिए, फिर बाद में देखेंगे 44,000 के आसपास जाके कहाँ पहुँचता है। सो लॉन्ग पोजीशन में बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, और नया नीचे आए तो खरीदने की जगह रखें। हाँ ठीक है, गॉट इट। जो किसी दिन नीचे मौका देगा तब आपको ले लेना है फिर वो। यस एब्सोल्युटली। तो चलिए मौका की तलाश करिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 43,600 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी इस समय दिख ही रहा है। आइए जय से भी एक ट्रेडिंग कॉल लेते हैं, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, खरीदना है एट द मनी कॉल ऑप्शन स्टील अथॉरिटी का 87 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ₹2.30, ₹2.35 पे भी ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदे आप ₹1.50 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 80 पैसे का एक डाउनसाइड रिस्क है। अपसाइड पोटेंशियल इसका है ₹4, ₹5.20, 4 और ₹5.20, ये तो टारगेट्स इसके बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल में भी आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अंटिल द लेवल्स ऑफ 90-92 इमीडिएटली यहाँ से आपको देखने मिल सकती है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकती है, जो हिसाब से रिवर्सल यहाँ पे हुआ है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अप ऑन द डाउन साइड 86 इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर आप देखें तो स्पॉट में भी डाउन साइड रिस्क कम है, स्पॉट या फ्यूचर में, एंड अपसाइड पोटेंशियल अच्छा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव इसका कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की समय। ओके, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा कॉल ऑप्शन बन रहा है। सेल 87 कॉल खरीद कर चलिए, ये आपको इस समय मिल रहा है करीब ₹2.5 के आसपास मिलेगा। 4 और 5.25 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। आइए आज बाकी सारे बड़े नंबर्स आ गए हैं, सिर्फ एक ही बचा है और वो है HPCL। एक बार वरुण से जान लेते हैं नतीजों का अनुमान। वरुण बताइए HPCL क्या है एक्सपेक्टेड? कमज़ोर नतीजों का अनुमान है दीप यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि जो मार्केटिंग मार्जिन्स है तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कमज़ोर रहे हैं, इस कंपनी के भी कमज़ोर रहने वाले, क्योंकि कच्चे तेल के दाम जो है वो बड़े हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। GRMs नो डाउट
क्वार्टर बढ़े हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा मार्केटिंग मार्जिन, जिसके कारण आपको गिरावट देखने मिलेगी। जो वाइजैक की रिफाइनरी है वहाँ पे उत्पादन में बढ़ोतरी की है इन्होंने, इसके लिए क्वार्टर थ्रूपुट जो है उसमें करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। रेवेन्यूज़ 20% बढ़ेंगे। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 40% गिरेगा। एबिटा मार्जिन 8.6% से गिर के 4.3% यानी कि सीधे आधे हो जाएंगे। और कंपनी का मुनाफा जो है 48% गिरेगा, 6,204 करोड़ से घट के 3,240 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो बेहद ही कमज़ोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा HPCL से। बिल्कुल, तो कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्ट कर नहीं रहे नहीं। आज OMCs के लिए अच्छा दिन है। वागिल साहब, HPCL जरा देखें चार्ट, बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी एक्शन में, 2% ऊपर HPCL भी है सर। पांचू ऑलरेडी पिछले 6-7 दिनों में ये लगभग एक 238, 239 से लेकर 263 तक आया है, 266 आज का हाई है, और ये एक रेजिस्टेंस है लगभग 265, 268 के बीच में 3, 4, 5 मल्टीपल टॉप्स है। तो इतना इजी नहीं होगा, नेचुरल रेजिस्टेंस भी है, और अगर रिजल्ट है और जो कह रहे हैं कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे तो ये गिरने के लिए आइडियल कैंडिडेट है। इसमें 270 के पहले लॉन्ग नहीं करना चाहिए, आपको ऑन अ करेक्टिव मूव शायद 250 या 245 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, तो बेटर अवॉइड करें। ओके, ये है आपके लिए HPCL, फिलहाल अवॉइड करने की सलाह आ रही है वागिल साहब की तरफ से। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दो फाइनल स्टॉक्स पर कॉल ले ली जाए और देखते हैं कल के एक्शन पे आपको क्या करना है। IT में आज एक मूव डेफिनेटली आपको एंड में आती हुई दिख रही है, देखते हैं कल के लिए अगर यहाँ पर अच्छा प्रोस्पेक्ट बनते हैं कि नहीं। जय, इन्फोसिस, TCS दोनों में अच्छा स्पाइक अभी थोड़ी देर पहले दिखा था, कोई BTST कैंडिडेट बनता है इनमें से? डेफिनेटली इसमें एक क्लियरली एक रिवर्सल दिख रहा है मुझे, एंड आई थिंक यस TCS ऊपर में लगभग आपको 3450 तक के लेवल्स ये शॉर्ट कवरिंग में दिखा सकता है। ओवरसोल्ड है, वहाँ पे रिवर्सल आते हुए देखने क्लियर मिल रहा है। जहाँ तक इन्फोसिस का सवाल है, इसमें ऑलरेडी अच्छा रनअप आपको 3 दिन से देखने मिला है, फर्दर भी आ सकता है, बट TCS में अभी तक वो देखने मिला नहीं, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव देयर इज अ गुड चांस इन TCS। तो ये है आपके लिए TCS। सुमित जी, ICICI बैंक, एक बार इस पर भी नजर डाल दीजिए, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आई हुई है। खैर आज प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन था, पिछले 15 मिनट से थोड़ा और एक्टिव हो रहा है ICICI। यहाँ पर कुछ BTST व्यू बनता है सर? ओके, आई थिंक सुमित जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सचिन जी आपसे, ICICI बैंक का चार्ट देख लें सर, जरा बताएं यहाँ पर कुछ व्यू बनता है 950 के थोड़ा नीचे इस समय। दिवांशु, क्लियरली मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने आज की गैप ऑफ ओपनिंग डिफेंड की है, एंड प्लस जो क्लस्टर डेटा दिख रहा है 940 का, मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है। ऑन द हायर साइड 1 से 2 दिनों में ही 960-65 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करनी है। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना है 940 पे, एंड वहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI बैंक, इस पर भी रखिए नजर। तो थोड़ा IT, थोड़े और बैंकिंग काउंटर्स में मूव आ रही है। फार्मा में अच्छी तेजी रही। हीरो मोटोकॉर्प आज अच्छे मूवमेंट दिखा रहा है। आइशर मोटो भी एक्टिव था। इनफैक्ट सिर्फ 4 या 5 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव थे। टॉप लूजर आपका SBI। तो अनिल जी, जो सुबह एनालिसिस थी SBI की कि इन नंबर्स के बाद अब फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, एकदम सही रही सर। कुछ भी नहीं किया इसने आज, थ्रू द डे थोड़े दबाव के साथ ही रहा। HUL, टाटा मोटर्स, सिप्ला, टाइटन ये कमजोर थे। 45 निफ्टी स्टॉक्स आपके पॉजिटिव थे। नतीजों के बाद 5% का बड़ा मूव आपने डिवीज में आते हुए देखा है। SBI डे लो पर बंद हो रहा है, डे लो पर बंद हो रहा है 575 के आसपास। तो थोड़ा सपोर्ट बंसल जी का आ गया। बंसल जी का 570 575 सपोर्ट रेंज है, एग्जैक्टली उसी रेंज में जाकर रुका है। नहीं, बंसल जी का सपोर्ट नहीं होता तो शायद थोड़ा और नीचे जाता था। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, कम से कम रुका तो है। बिल्कुल सर, तो बढ़िया मूव वहां पर आपको आती हुई दिखी। ये है जो नहीं आने वाली थी, वह वाली ही कमजोरी वाली बेसिकली। अच्छा, अदरवाइज एक्शन अच्छा था। LNT की अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर अच्छी मूव आई है। टाटा स्टील, हिंडाल्को काफी पॉजिटिव दिख रहे थे। ONGC में मूव है। कोल इंडिया एक्टिव था। अल्ट्राटेक, इंडसइंड, ICICI, कोटक, यहाँ पर भी आपको बढ़िया मूव दिखी है। HDFC बैंक का भी आपको सहारा आते हुए दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं, जबरदस्त मूव दिखिए आपको। आरती इंडस्ट्रीज में 10.5% का बड़ा उछाल आया है। JK सीमेंट 8.5%। केमिकल के बेस्ट नंबर्स, सीमेंट के बेस्ट नंबर्स इन दोनों काउंटर से आए थे। मेट्रोपोलिस अपना मोमेंटम बरकरार रखा है। दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर अच्छी मूव आई है। मूव आपको आती हुई दिखिए अतुल लिमिटेड में भी। SRF भी एक्टिव था। तो आरती के बाद सारे केमिकल स्टॉक्स में एक नई तेजी आई है। इसके अलावा एक्साइड नतीजे के बाद ये भी एक्टिव था, और भारत फोर्ज नतीजे के बाद यहाँ पर भी 4.5% का उछाल है। IEX ये भी मोमेंटम में था, 4% ऊपर।
पिछले फ्राइडे को हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी। औरो फार्मा, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, कॉनकॉर, नवीन फ्लोरिन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीवीआर, रैमको सीमेंट, टाटा पावर, लॉरस लैब्स, इप्का लैब्स, ये सारे काउंटर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखे। गिरावट बैंक ऑफ बड़ौदा में, एसबीआई के नंबर्स ठीक थे बट बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स काफी खराब, 4% नीचे। वोडाफोन अच्छी तेजी के बाद आज काउंटर में थोड़ी गिरावट दिखाई, 0.2% नीचे गिरा है। यूनाइटेड ब्रूरीज, बाटा, क्रॉम्पटन, वोल्टास, पिडिलाइट, ग्रैन्यूल्स, कैनरा बैंक, परसिस्टेंट, डीएलएफ, हैवेल्स, गुजरात गैस, इन काउंटर्स पर भी आपको नरमी आती हुई दिखी है। कैश मार्केट पर आते हैं और यहां पर जबरदस्त एक्शन दिखा है। दिवाली ऑफर जोमैटो, आज अच्छी खरीदारी इसमें आई है, बाजार का भरोसा और बढ़ रहा है। इस काउंटर में 6% ऊपर बंद हुआ है। अंबर एंटरप्राइजेस 10% का उछाल, कोचिन शिपयार्ड 0.7% ऊपर था, कल्याण ज्वेलर्स, नाइका, इसके अलावा EIH लिमिटेड, यहाँ पर अच्छी तेजी दिखी है आपको। PCBL, एक और केमिकल स्पेस से जुड़ा काउंटर जहाँ पर खरीदारी रही। ग्लैंड फार्मा में पॉजिटिव एक्शन था। रेलटेल, पिछले हफ्ते हमने ये भी रेकमेंड किया था, दिवाली ऑफर में 4% ऊपर ये काउंटर भी रहा है। तो दिवाली ऑफर के जो स्टॉक्स हैं वो आपको बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा एजिस लॉजिस्टिक्स का भी अच्छा दिन था। लक्स इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी खरीदारी देखिए। एंजल वन 6.5% नीचे। शिपिंग कॉप यहाँ पर आपको 4.5% का कट दिखाए। KEC इंटरनेशनल, AIA इंजीनियरिंग और वर्लपूल ये भी आज फिसले हैं। बट डेज हाई के आसपास आप क्लोज हो रहे हैं जी। मोर इंपॉर्टेंटली 19,400 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो रहा है। ऑलमोस्ट 43,650 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है सर, ट्रिपल सेंचुरी लगाता हुआ। बहुत ही बढ़िया, शानदार एक्शन इस वक्त बनता हुआ भारतीय बाजारों में आपके लिए। आज के सेशन में हफ्ते की दमदार शुरुआत पर ये सेटल होने देते हैं। बाजार वैसे तो ऊंचाइयों पर ही बंद होंगे, लेकिन फिर भी बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर आपको बता दें क्या कुछ है आज खास। एक तरफ इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह देकर देश भर में बहस छेड़ दिए। वहीं मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट की एक ताज़ा ग्लोबल सर्वे में ये कहा गया कि 59% के साथ सबसे अधिक बर्नआउट के शिकार भारतीय कर्मचारी हैं। एग्जैक्टली, मैकेंजी बताइए। ओके, शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा, समझेंगे कि वाकई में क्या भारतीयों पर काम करने का बोझ है। भारतीयों में बर्नआउट की अधिक वजह को जानने की कोशिश भी करेंगे, इसके ऊपर से उपायों पर भी करेंगे। लेकिन पहले एक बार एक क्विक पोल में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी करवाना चाहता हूँ कि क्या हम बर्नआउट के शिकार हैं। किस को लगता है कि भारतीय ज़्यादा काम करते हैं, बर्नआउट होते हैं? जरा हाथ खड़ा करें, फिर मैं बताता हूँ। बंसल जी, आपको लगता है आप बहुत कम काम करते हैं? नहीं अनिल जी, आपने पूछा काम करते हैं अनिल जी, गूगली अनिल जी घर पे तो बहुत काम करते हैं। अरे ऑफिस में चैनल पे अनिल जी आराम करते हैं अनिल जी। जी जी आशीष सर। अनिल जी बहुत काम करते हैं और पूरी शिद्दत से काम करते हैं। और अनिल जी सबको मुझे लगता है कि यहाँ पे काम का बहुत हाई मिलता है। और बर्नआउट का तो पता नहीं अनिल जी, लेकिन जो एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो अनिल जी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होता है। मुझे लगता है कि जो 80% प्रोफेशनल है, 75-80% उनका कॉम्प्रोमाइज होता है। क्योंकि अनिल जी वो ऐसी दौड़ है कि इस दौड़ में ना मतलब यू आर होल्डिंग ए टाइगर बाय द टेल, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब जो अनिल जी काम करता है वो तो उसी तरह से ही करना पड़ता है। ठीक बात है। तो अपने अपने ख्याल है, अपने अपने व्यू है, आपके भी देखिएगा। अच्छा, जय भी प्रूव करना चाहते हैं वो बहुत काम करे। जी जय बताइए। अनिल जी मैं तो कहूंगा कि मैं और अनिल जी मोस्ट ऑफ द इंडियंस अनिल जी जो भी एम्प्लॉयड है या खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है अनिल जी डेफिनेटली ज्यादा काम कर रहे हैं। 70 नहीं, मैं समझता हूँ कि 80-90 घंटे ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। अकाउंट नहीं होता अनिल जी। अगर आर्ली बेसिस पे अगर आप वेजेस डिक्लेयर कर दोगे ना तो समझ में आ जाएगा अनिल जी कि डेफिनेटली कंपनीज को ज्यादा पे करने को आ रहा है, बिकॉज एम्प्लॉयज आर वर्किंग मोर। इनफैक्ट अनिल जी ये सवाल तो मेरे हिसाब से होना चाहिए डेवलप नेशंस में। वहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो बैंक्स वगैरह में MNCs में काम करते हैं अनिल जी। वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई अगर आप 5 बजे का आपका क्लोजर है आज का, 5 o'clock तक आपको काम करना है, 4:30 बजे तो लोग अनिल जी बैक पैक करना चालू करते हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग इट तो लोग आपको इस तरह से देखते हैं जैसे आप कोई अच्छा ये चक्कर है। 3:28 पे आप अपना लैपटॉप ऐसे डाउन कर दो, आप समझ में आया। ऐसे दोस्त रखे आपने। अनिल जी बाहर अनिल जी ऑस्ट्रेलिया US हर जगह पे अनिल जी ऐसा है। और अगर आप काम कर रहे हो तो लोग आपकी कंप्लेन करते हैं कि काम कर रहे हैं। गजब सर, ये तो मतलब अलग ही कल्चर हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट इस पे आपका क्या होगा जरा ये आप भी देखो, मेरा एक ही इसमें सिंपल सेंटेंस है, दोनों तरफ के स्ट्रॉन्ग व्यू मिलेंगे आपको। हाँ। जो काम करना चाहते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो कहेंगे बिल्कुल करना चाहिए। और जो कहते हैं कि भाई बर्नआउट हो जाते हैं या वर्क लाइफ बैलेंस जो भी है,
मैं सिंपल सी एक चीज बोलता हूँ, एक सेंटेंस में पूरी कहानी है जी। डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू। ट्रू सर। अगर आप जो कर रहे हो उसको करने में आपको मजा आ रहा है तो न बर्नआउट होगा न थकान होगी, प्रोडक्टिविटी भी आएगी और जितना ज़्यादा करोगे उतनी खुशी मिलेगी। और जो आपको नहीं करना है वो 70 घंटे छोड़ो 7 घंटे करने को बोल दे तो भी आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या मुसीबत आ गई है मेरे लिए। बराबर है। अगर बंसल जी को पसंद है कि अनिल जी उनके घर पे डिनर पे आए हैं, गए, पसंद है, आए तो बहुत खुशी हुई है, देखो आज अनिल जी है, नहीं पसंद है तो फिर बात वही है। बात वही है, सही बात है। मैं उनको बुला लूँ तब भी दुखी होंगे, अरे आज जाना पड़ेगा अनिल जी के यहाँ। तो ये चीज़ है। जी वागले साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी वागले साहब। अनिल जी, यहाँ पर हमारे पैनल पे तो कोई बर्नआउट होने का सवाल है ही नहीं। ये बात तो सही, बात सही है। वो आप होने नहीं दोगे। ये बात सही है। अगर आप वर्क एंजॉय करते हो जो हम सब करते हैं तो वो कितने घंटे उसका कोई मायना नहीं होता है। बात तो सही। मेरे ये तो तब तक ही नहीं जब तक शो में। अब वागले साहब अनफॉर्चुनेटली आपके बर्नआउट होने का समय आ गया, घंटी की आवाज आई थी शो खत्म होने के बाद आपके बर्नआउट होने का समय आ रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। मार्केट में भी लोग बर्नआउट हो जाते हैं क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, तो हम चाहते हैं कि लोग तनाव मुक्त रहें। जी वागले साहब। अनिल जी, एक ही पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था, मुझे सैटरडे संडे में बर्नआउट के फीलिंग ज्यादा आते हैं। सो नाइस, सो नाइस, सो स्वीट। जी बंसल जी जल्दी से बताएं। नहीं अनिल जी, मैं यही कह रहा था अनिल जी, जो बर्नआउट की बात हो रही है अनिल जी, देखिए आपके साथ रह के ना किसी को बर्नआउट की फीलिंग नहीं होती। अगर आपकी जगह कोई और किसी चैनल का हेड होता तो उसने अनिल जी का ट्विटर पर मतलब कि ट्वीट मार दिए होते। मतलब कि आपका तो नेचर ही अलग है कि भैया मेरी फ्लाइट अटक गई, अहमदाबाद पहुंच गया, ये पहुंच गया। और आप तो अनिल जी खुद भी मतलब कि रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और साथ वाले को भी एनर्जेटिक रहते हैं। और अनिल जी खत्म कर रहे हैं तो ऑन अ लाइटर नोट अनिल जी, जैसे आपने गलत सवाल पूछा अनिल जी, जैसे तो पूछना चाहिए किस किस को लगता है कि उसकी वाइफ ज्यादा काम करती है। अच्छा, ओ ये भी है। हाँ अच्छा, ये भी बात सही है। चलो इस पे रिसर्च की जाएगी, बताया जाएगा। फिलहाल ये 5:56 शो जरूर देखेगा। तनाव में कर्मचारी किसकी जिम्मेदारी, बर्नआउट पर आज ये हमारा विशेष शो। साथ देंगे कुछ खास मेहमान, इस शो में अपनी राय रखेंगे आपके सामने। और जुड़ेंगे हमारे साथ आरपी यादव साहब, चेयरमैन और एमडी जीनियस कंसल्टेंट, अभिनव अरोड़ा साहब, ईओएस ग्लोब से कार्तिक श्रीधरन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। इन दिनों साउथ की जो एक जानी मानी एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे एआई की डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। देखने में एकदम असली लगता है और यही वजह है कि अब एआई के गलत इस्तेमाल और डीप फेक के बढ़ते खतरे के प्रति आवाज़ उठना हो चुकी है शुरू। इस वीडियो को लेकर अमिताभ बच्चन ने भी चिंता जताई है। उन्होंने ऐसा करने वालों पर लीगल एक्शन लेने की मांग भी की है। आज 360 डिग्री इंडिया 360 डिग्री हमारी कवर स्टोरी में इसी पर होगा पूरा का पूरा मतलब एनालिसिस होगा। जानेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, कितनी घातक है, क्या करना चाहिए इसे रोकने के लिए। देखिएगा जरूर डीप फेक पर कैसे ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी बहुत खराब लग रहा है, कोई आशु जी का फेक वीडियो बना के बोल दे निफ्टी तो 200-300 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो सोचो आशु जी के दिल पे क्या बीतेगी है कि नहीं। हाँ मतलब आशु जी को तो लग रहा है 2000 पॉइंट जाएगा और वो बोलते कि 500 पॉइंट। आशु जी आपकी आवाज, आपका चेहरा, तो सोचो ऐसा हो सकता है ना बिल्कुल। तो अनिल जी देखिए हो सकता है, लेकिन जो लोग ढंग से मुझे जानते हैं, फॉलो करते हैं, वो समझ जाएंगे कि एआई यूज हुआ है। अच्छा चलो समझो आजकल आपको तेजी लगती है, मंदी का भी तो डाल सकते हैं, तो होने में कुछ भी खराब हो सकता है। लेकिन चलिए इनको आप जरूर देखिएगा ये शाम के शो। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। अच्छा एक और भी शो बाकी हो शाम वाले बहुत काम कर रहे हैं लोग हमारे हैं। दिवाली के उत्सव में आपको कैसे करनी है निवेश की तैयारी और किन म्यूचुअल फंड पर रखनी है नजर। शाम 9:56 पर हो रात 10 बजे विशेष शो देखिएगा, खुशियों वाली दिवाली म्यूचुअल फंड स्पेशल। दिनशो ईरानी, विक्रम कोटक और आशीष सोमैया साहब के साथ आज ये विशेष शो। विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, आशु सर, सचिन जी, जय ठक्कर साहब और बाकी सारे मेहमान जो इधर उधर हो गए, उन सबका, वागले साहब का तो जाना बनता है, 10 घंटे बच चुकी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, मुझे दीजिए।